फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 206.1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 206.1। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 206.1। पेपर तैयार होने के बाद स्वाभाविक रूप से पाठ्य पुस्तकों को मुद्रित करने और वितरित करने का समय आ गया। पारंपरिक 4 पुस्तकों और 5 क्लासिक्स के अतिरिक्त प्राचीन ग्रंथ, क्लासिक कविताएं, गणित और अन्य चीजें भी थीं जिनका उद्देश्य एक समग्र दिशा विकसित करना था। जहां तक पाठ्य पुस्तकों की कीमत का सवाल है तो वह बाजार में उपलब्ध कीमत का केवल आधा ही था। वास्तव में कीमत को फिर से आधा किया जा सकता था, लेकिन ये लाभदायक नहीं होता और लिन बेइफान को अभी भी इन पाठ्य पुस्तकों और कागज से होने वाली आय का उपयोग शिक्षकों की सहायता के लिए करना था। ये जानकर कई लोग परेशान हो गए। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि यह पाठ्यपुस्तक बाजार में उपलब्ध पाठ्यपुस्तकों की तुलना में केवल आधी कीमत पर उपलब्ध है? कागजों की कीमत में काफ़ी गिरावट आई है। ग्रेट जिया को शिक्षकों का एक समूह समर्थन करना है और वह पाठ्यपुस्तकों में भी पैसा लगा रहा है। क्या वे अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं? भले ही ग्रेट जिया का खजाना समृद्ध है, लेकिन वह ऐसे घाटे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या वे देश को दिवालिया बनाने जा रहे हैं? क्या ये हो सकता है कि मूर्ख सम्राट अपनी आदत के अनुसार हरकतें करने लगा है? हालांकि इस समय कुछ अंदरूनी खबरें फैलने लगीं। चिंता मत करो, ग्रेट जिया को पैसे नहीं खोने पड़ेंगे। सम्राट ने कागज बनाने की प्रक्रिया में सुधार किया है, जिससे कागज बनाने की लागत में भारी कमी आई है, कथित तौर पर मूल लागत के 1/3 से भी कम। लागत मूल कीमत के 1/3 से भी कम है। ये डरावना है। इसके अलावा सम्राट ने कागज मिलें खोली हैं और कागज बनाने के लिए हजारों लोगों को संगठित किया है। व्यवसायी जानते हैं कि इस बड़े पैमाने पर काम करने से लागत और भी कम हो जाएगी। बकवास। लागत को और भी कम किया जा सकता है। इसलिए भले ही अखबारों की कीमत आधी रह गई है, फिर भी मुनाफा काफ़ी है और वे छोटे मुनाफे और उच्च मात्रा के साथ अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। हर कोई कुछ हद तक अचंभित था। एक ही स्पिन में सब कुछ बदलने की शक्ति है। एक ही स्पिन में सब कुछ बदलने की शक्ति है। YOLO 247.co। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। काफ़ी पूछताछ के बाद अंततः सभी ने इस तथ्य की पुष्टि की, कागज की लागत वास्तव में अकल्पनीय रूप से कम स्तर पर गिर गई थी, इसलिए आधी कीमत पर बेचना अभी भी लाभदायक था। इस प्रकार मूल व्यंग्यात्मक टिप्पणी ईर्ष्या और जलन में बदल गई। हे भगवान, वह मूर्ख सम्राट अपने हर काम से लाभ कैसे कमा लेता है? ये स्पष्ट रूप से एक हार की स्थिति थी और फिर भी उन्होंने इसे बदल दिया। उन पाठ्यपुस्तकों से कितना बड़ा लाभ होगा। ट्यूशन फीस खत्म करके अनगिनत बच्चे शिक्षा का खर्च उठा सकेंगे। उन्हें निश्चित रूप से किताबें खरीदने की ज़रूरत होगी और वे निश्चित रूप से कोर्ट की पाठ्यपुस्तकें खरीदेंगे, जो सस्ती और अच्छी दोनों हैं। इससे क्या ग्रेट जिया ने बहुत ज़्यादा धन नहीं कमाया है? और कागज, यह आय का एक प्रमुख स्रोत भी है। दुनिया में बहुत सारे विद्वान हैं। कौन सस्ता और अच्छी गुणवत्ता वाला कागज नहीं खरीदना चाहेगा? इसलिए ग्रेट जिया के कागज को बेचने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही ग्रेट जिया को जैकपॉट मिल गया है। पहले सीमेंट के साथ भी ऐसा ही था। जैसे ही याओ को पैसा कमाने का अवसर दिखाई दिया, वह दौड़कर लिन बेइफान के पास आ गई। मैंने सुना है कि ग्रेट जिया द्वारा उत्पादित कागज बहुत सस्ता है। लिन बेइफान ने सिर हिलाया। वास्तव में लागत मूल कीमत का लगभग 1/4 है। लागत इतनी कम है तो लाभ तो होना ही चाहिए। याओ ने एक व्यावसायिक अवसर देखा। उसकी आंखें चमक उठी। छोटे मूर्ख सम्राट, चलो सहयोग करते हैं। आप कागज और किताबें बनाते हैं और फिर हम, दानव संप्रदाय, उन्हें पूरी दुनिया में बेचेंगे। चलो एक साथ बढ़ते हैं और मजबूत होते हैं। ये कहने के बाद उसने लिन बेइफान की बाँह भी पकड़ ली और उसे दयनीय दृष्टि से देखते हुए हिलाया। तुमने पहले कहा था, अगर अमीर बनने का मौका मिला तो तुम मुझे नहीं भूलोगे। लिन बेइफान ने मुस्कुराते हुए कहा, अखबार और किताब के कारोबार पर हमेशा से कुलीन परिवारों का एक अधिकार रहा है। क्या आपको उनके निशाने पर आने का डर नहीं है? याओ ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, क्या उनकी हिम्मत है? अगर वे कोई कदम उठाने की हिम्मत करते हैं तो दानव संप्रदाय को विनम्र न होने के लिए दोष न दें। यह एक महान अवसर था और निश्चित रूप से लिन बेइफान मना नहीं करेगा। लेकिन पहले हमें अपनी घरेलू मांग को पूरा करना होगा, तभी हम आपके साथ सहयोग कर सकते हैं। Bet 100 and get 400 across platform. Get 10% weekly cashback. Bet 100 and get 400 across platform. Get 10% weekly cashback. YOLO 247.co. पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोई बात नहीं, ये सौदा है। याओ दानव संप्रदाय के साथ मामले को संभालने के लिए उत्साह से भाग गया। इस बीच पाठ्यपुस्तकों की खेपें मुद्रित की जा रही थीं और उन्हें देश भर के प्रमुख शहरों में पहुंचाया जा रहा था। क्योंकि लिन बेइफान ने ट्यूशन फीस समाप्त कर दी थी और पाठ्यपुस्तकों और कागज की कीमतें कम कर दी थीं, इसलिए शिक्षा की लागत बहुत कम हो गई थी।
प्राचीन समय में कई परिवार अपने पूर्वजों को सम्मान दिलाने के विचार को महत्व देते थे और परिवार में एक विद्वान की आशा रखते थे। अब जब अवसर आया है तो वे स्वाभाविक रूप से अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं। परिणामस्वरूप स्कूलों में दाखिला लेने वाले लोगों की संख्या 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई है तथा लगभग हर स्कूल में छात्रों की संख्या अत्यधिक हो गई है। ये समाचार सुनकर अन्य देशों के लोगों ने अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे परिवार को ग्रेज़िया में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। इसके बारे में सुनकर अन्य देशों के कई विद्वान भी अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कुछ लोग बोले, यह विद्वानों का स्वर्ण युग है। हालांकि ये कुलीन परिवारों के लिए अच्छी खबर नहीं थी। कई कुलीन परिवार जो एक दूसरे के बहुत करीब थे, इस मामले पर चर्चा करने के लिए पहले ही एकत्र हो चुके थे। अब ग्रेज़िया पूरी तरह से शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है, प्रमुख शहरों में स्कूलों का निर्माण कर रहा है, ट्यूशन फीस माफ कर रहा है और पाठ्यपुस्तकों और कागज की लागत को कम कर रहा है, जिससे शिक्षा की लागत में काफ़ी कमी आई है और अधिक लोगों को स्कूल जाने का मौका मिला है। उन्होंने पढ़ाने के लिए सभी स्थानों से विद्वानों को नियुक्त किया है और प्रतिष्ठित शिक्षकों की एक प्रणाली बनाई है, जिससे विद्वानों को एक और करियर मार्ग मिल गया है। यदि यह सफल हो गया तो ग्रेज़िया निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और प्रतिभा की कमी नहीं रहेगी। लेकिन हम कुलीन परिवारों के लिए यह एक विनाशकारी झटका होगा। ये सीधे हमारी स्थिति को कमजोर करता है और हमारी आय को प्रभावित करता है। हमें क्या करना चाहिए? एक कुलीन परिवार के मुखिया ने आह भरते हुए कहा, हम क्या कर सकते हैं? क्या आप महान ज़िया को नष्ट कर सकते हैं? सभी ने गहरी सांस छोड़ी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वर्षों से वे ग्रेज़िया को निशाना बनाने के विचार से अनभिज्ञ नहीं थे, लेकिन जिन लोगों को उन्होंने भेजा था उनमें से अधिकांश कभी वापस नहीं आए। घाटा बहुत अधिक था और निवेश से मिलने वाला प्रतिफल भी उतना नहीं था। जब तक महान ज़िया ने राजवंश की स्थापना नहीं कर दी और उसकी राष्ट्रीय शक्ति साम्राज्य के बराबर नहीं हो गई, तब तक उन्होंने बदला लेने का विचार नहीं छोड़ा था। लेकिन ग्रेज़िया लगातार दबाव बनाता रहा। शिक्षा की लागत कम होने से निम्न वर्ग के विद्वानों की संख्या में अनिवार्यतः वृद्धि होगी। जितने अधिक लोग होंगे, उनका नेतृत्व करना उतना ही कठिन होगा। ग्रेज़िया की प्रतिष्ठित शिक्षकों की प्रणाली और भी अधिक विद्वानों को सेवा के लिए आकर्षित करेगी। अधिक विकल्पों के साथ विद्वान अब कुलीन परिवारों की मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। ग्रेज़िया द्वारा कागज और पुस्तकों की लागत में की गई कमी ने कुलीन परिवारों के आर्थिक एकाधिकार को तोड़ दिया। अब उनके लिए बिना किसी प्रयास के पैसा कमाना आसान नहीं होगा। ये कहा जा सकता है कि ग्रेज़िया की प्रत्येक चाल उनकी कमजोरियों पर एक सटीक प्रहार थी। काश ग्रेज़िया की शिक्षा प्रणाली को देखने के बाद जिस महान राजवंश से मैं संबंधित हूँ, वह भी उससे काफ़ी प्रभावित है। सम्राट हमारे कुलीन परिवारों के नियंत्रण से मुक्त होना चाहता है और अब वह पहले से ही गुप्त रूप से कार्रवाई कर रहा है। कई परिवार के मुखिया गुस्से में थे, उनकी हिम्मत कैसे हुई? हम ग्रेज़िया से नहीं निपट सकते, लेकिन क्या हम उनसे नहीं निपट सकते? यद्यपि हम अभी उन्हें दबा सकते हैं, लेकिन भविष्य में ऐसा करना शायद कठिन होगा। व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा, जब तक ग्रेज़िया की शिक्षा प्रणाली सफल और प्रभावी साबित होती है, अन्य देश निश्चित रूप से इसका अनुसरण करेंगे और हमारे महान परिवारों के गौरव के दिन खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम उन्हें कतई सफल नहीं होने दे सकते। किसी ने दांत पीसते हुए कहा, क्या आपके पास कोई समाधान है? दूसरा पक्ष कुछ देर रुका, फिर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, नहीं। सभी ने फिर आह भरी। तारांकन तारांकन तारांकन। फेल्ट्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 149/265। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL हाउ वन स्पिन कुड रीडिफाइन योर फ्यूचर। हाउ वन स्पिन कुड रीडिफाइन योर फ्यूचर। YOLO247.co। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 206.2। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 206.2। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 206.2। यदि वास्तव में कोई समाधान होता तो उन्होंने ग्रेज़िया को क्यों उभरने दिया? उसी समय किसी के मन में एक विचार आया, ठीक है, उनकी कागज बनाने की तकनीक, क्या कोई तरीका है जिससे हम उसे प्राप्त कर सकें? तुम्हारा मतलब है हम उनकी शिक्षा प्रणाली और प्रतिष्ठित शिक्षकों के बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास अभी भी उस कागज बनाने की तकनीक को सीखने का मौका है। मैंने सुना है कि उनके कागज बनाने की लागत कम है, इसलिए अगर हम इसे पा लेते हैं तो क्या हम बहुत पैसा नहीं कमाएंगे? विभिन्न घरानों के मुखियाओं की आंखें चमक उठीं। इस समय एक मुखिया ने आह भरी, वास्तव में मेरे पास ये कुछ समय से है। ये सिर्फ कागज बनाने के लिए कच्चे माल के स्रोतों का विस्तार करने के बारे में है, जो तकनीकी रूप से मुश्किल नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है। क्यों नहीं? हर कोई हैरान था। अंततः ये लागत का मुद्दा है। उस प्रमुख ने बताया, मैंने उनके कागज बनाने के तरीके का अनुसरण किया और वास्तव में लागत कम हो गई, लेकिन केवल 25%। क्या लागत का 25% बचाना पर्याप्त नहीं है?
यह एक महत्वपूर्ण लाभ मार्जिन है ना? क्या आप इससे संतुष्ट नहीं हैं? उनके बीच हंसी मजाक और मजाक शुरू हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पूरी कहानी नहीं पता। मुखिया ने नाराजगी से कहा, क्या आपको पता है कि ग्रेड ज़िया लागत पर कितना बचत कर सकता है? कितना? सबने एक स्वर में पूछा। लगभग 75%। 75%? इतना ज़्यादा? सभी लोग आश्चर्य से चौंक गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, इतना तो। यद्यपि हम वही कच्चा माल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वे अक्सर स्थानीय स्तर पर ही कच्चा माल खरीदते हैं, इसलिए वे इस मामले में बहुत सारा पैसा बचाते हैं। कच्चे माल को इकट्ठा करने के बाद उन्हें भिगोने और काटने की ज़रूरत होती है। उनके पास में एक ज्वालामुखीय वेंट है जो भूतापीय ऊर्जा और गर्म झरनों का उत्सर्जन करता है, और वे भिगोने के लिए गर्म झरनों का उपयोग करते हैं, जिससे समय और लागत की बहुत बचत होती है। हर कोई आश्चर्यचकित था। अरे, वे ऐसा कर सकते हैं? और क्षार स्नान के लिए वे ज्वालामुखीय छिद्र से आने वाले गर्म पानी का भी उपयोग करते हैं, जो साधारण रूप से अच्छा काम करता है। फिर गूदे को पीसने, धोने और पीटने के चरण हैं। क्योंकि पिछली बार गर्म पानी में भिगोना बहुत गहन था, इसलिए इन चरणों में बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है, जिससे बहुत अधिक जनशक्ति और समय की बचत होती है। अंत में कागज सुखाने की बारी है। जैसा कि मैंने कहा, वे ज्वालामुखी के पास हैं जो हवा और सूखा है और सुखाने के लिए एकदम सही है। इसके अलावा वे बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया के बाद मुखिया ने असहाय होकर कहा, कागज की कीमत अविश्वसनीय रूप से कम है और वे बहुत समय बचाते हैं। वे इसे आधी कीमत पर बेच सकते हैं और फिर भी खूब पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर हम उनके तरीके से उत्पादन करें तो लागत कम होगी, लेकिन हम कभी भी उनके स्तर की बराबरी नहीं कर सकते। अगर वे आधी कीमत पर बेचते हैं और हम नहीं बेचते, तो हम उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। हालांकि यदि कीमत आधी कर दी जाए तो हमारा लाभ बहुत कम हो जाएगा, लगभग नगण्य, केवल कड़ी मेहनत को कवर करने के लिए पर्याप्त। क्या ये सचमुच इतना बुरा है? सभी घर के मुखिया अचंभित रह गए। अब उन्हें समझ में आ गया कि ग्रेड ज़िया जितना सस्ता कागज बनाने के लिए एक ऐसा स्थान खोजना होगा जहां ज्वालामुखीय छिद्र और गर्म झरने दोनों हों। लेकिन ज्वालामुखीय छिद्र आमतौर पर दूरदराज और खतरनाक स्थानों पर पाए जाते हैं, वहां कागज बनाने की हिम्मत कौन करेगा? खतरे की बात तो छोड़ ही दीजिए, वहां कारखाना लगाने की लागत, परिवहन और श्रम ही किसी को भी वहां जाने से रोकने के लिए पर्याप्त थे। ग्रेड ज़िया के विपरीत, जहां ज्वालामुखी का उद्गम राजधानी शहर के पास है और बहुत हल्का है। धत्तेरी की, ये सोचते ही कुलीन परिवार के मुखियाओं के चेहरे उदास हो गए, मानो उन्होंने मक्खियां निगल ली हों। कागज बनाने के लिए वह इतनी बेहतर उत्पादन स्थितियां ढूंढने में कामयाब रहे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या स्वर्ग उसके प्रति बहुत दयालु नहीं है? ऐसा लगता है कि हम इस पद्धति को नहीं सीख सकते, है ना? सबसे घिनौना हिस्सा यह है कि वह शापित सम्राट, वह उच्च कीमतों पर बेच सकता था, लेकिन वह कम कीमत पर बेचना चुनता है। मुझे लगता है कि वह जानबूझकर हमारे कुलीन परिवारों को निचोड़ने के लिए ऐसा कर रहा है। वह सिर्फ हमें दबा नहीं रहा है, वह व्यावहारिक रूप से हमें मिटाने की कोशिश कर रहा है। धिक्कार है महान ज़िया, धिक्कार है उस कुत्ते सम्राट पर। इस समय महान लुओ सम्राट काफ़ी नाखुश दिख रहे थे। जब से महान ज़िया राजवंश ने अपनी घरेलू शिक्षा प्रणाली में सुधार किया है, तब से वह इस पर बारीकी से ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने पाया कि ग्रेड ज़िया के सुधारों के महत्वपूर्ण लाभ थे। ग्रेड शिक्षक प्रणाली और निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से वे न केवल सभी स्थानों से प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकते थे, बल्कि देश और उसके लोगों की सेवा के लिए समर्पित बड़ी संख्या में प्रतिभाओं का पोषण भी कर सकते थे। शिक्षा उद्योग पर नियंत्रण करके वे शिक्षकों को सहायता प्रदान कर सकते हैं और सरकार पर वित्तीय बोझ कम कर सकते हैं। ऐसे सकारात्मक चक्र से उनके देश में प्रतिभाओं की संख्या बढ़ेगी और उनकी राष्ट्रीय शक्ति भी बढ़ेगी। उन्होंने इस दृष्टिकोण में बड़ी संभावनाएं देखीं और इसका अनुकरण करना चाहते थे। यदि वह सफल हो गया तो वह धीरे धीरे खुद को कुलीन परिवारों से मुक्त कर सकता था और राज्य पर पूर्ण नियंत्रण कर सकता था। हालांकि जैसे ही उन्होंने अदालत में इसका प्रस्ताव रखा, नागरिक और सैन्य अधिकारियों ने इसका विरोध किया। धिक्कार है उन कुलीन परिवार के वंशजों पर। मुझे कोई मौका मत दो, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। तभी सफ़ेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति तैरता हुआ आया। महान लुओ सम्राट उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। परी यूफेई, तुम आ गईं। महाराज, आपके क्या आदेश हैं? सोंग यूफेई ने शांति से पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महान लुओ सम्राट ने सीधे मुद्दे पर आकर कहा, परी यूफेई, मैं महान ज़िया के नेतृत्व का अनुसरण करना चाहता हूं और हमारी घरेलू शिक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहता हूं। खैर, कुलीन परिवार। सुनने के बाद सोंग यूफेई ने सिर हिलाया और कहा, ग्रेड ज़िया की शिक्षा प्रणाली में वास्तव में कई फायदे हैं। अगर इसे अच्छे से किया जाए तो यह निश्चित रूप से राष्ट्र को मजबूत कर सकता है और लोगों को समृद्ध बना सकता है। बहुत बढ़िया, मैं इस उद्देश्य के लिए एक यात्रा करूंगा। परी यूफेई, आपकी कड़ी मेहनत के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महाराज, यह मेरा कर्तव्य है। 2 दिन बाद सोंग यूफेई वापस लौट आया। महाराज, कुलीन परिवारों को शांत कर दिया गया है, आप अपनी इच्छानुसार आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद परी। महान लुओ सम्राट बहुत खुश हुए।
महामहिम, आप कहाँ से शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं? चाहे स्कूल बनवाना हो या शिक्षकों को नियुक्त करना हो, पैसा बहुत ज़रूरी है। तो इस समस्या को हल करने के लिए पैसा ही सबसे ज़रूरी है। ग्रेट जिया ने अपने पेपर मिलों के जरिए पैसे की समस्या का समाधान किया। सौभाग्य से हमें उनकी कागज़ बनाने की तकनीक मिल गई है। कागज़ बनाने के लिए उनकी तकनीक का उपयोग करना बहुत ही किफ़ायती होगा। इसलिए मैं कागज़ और पैसे की समस्या को हल करने के लिए एक पेपर मिल खोलने की योजना बना रहा हूँ। महान लुओ सम्राट ने तुरंत ही अपने विश्वस्त अनुयायियों का एक समूह इकट्ठा किया और कागज़ निर्माण उद्योग शुरू कर दिया। कई दौर के ऑपरेशन के बाद उन्होंने पाया कि कागज़ बनाना वास्तव में सस्ता था, लेकिन ग्रेट जिया जितना सस्ता नहीं था। ग्रेट जिया ने अपना पेपर ज्वालामुखीय छिद्रों के पास बनाया था और उनके पास ज्वालामुखीय छिद्र भी नहीं था, तो वे प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकते थे? हालांकि यह उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। जब तक वह ग्रेट जिया के कागज़ को प्रवेश करने से रोकता रहेगा, ग्रेट लुओ के लोगों के पास उनके कागज़ का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वह थोड़ा अधिक महंगा भी होगा। किसी व्यवसाय पर एकाधिकार करना वास्तव में लाभदायक था। पेपर मिल की स्थापना के बाद महान लुओ सम्राट ने ग्रेट शिक्षक प्रणाली को भी लागू करना शुरू कर दिया, जिससे दुनिया भर से प्रतिभाओं को आकर्षित करने की उम्मीद थी। लेकिन वह जल्द ही अचंभित रह गया। तारांकन 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 फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 150/265। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 207.1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 207.1 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 207.1। कई बार भर्ती के प्रयास के बाद भी शायद ही किसी ने नामांकन किया। आखिर क्या हो रहा है? अगर तुम मुझे कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दे सकते तो मैं तुम्हारी आधिकारिक टोपी उतारकर तुम्हें कालकोठरी में फेंक दूंगा। महान लुओ सम्राट ने अनुष्ठान मंत्रालय के उपमंत्री से स्पष्टीकरण मांगा। अनुष्ठान मंत्रालय का यह उपमंत्री वह व्यक्ति था जिसे उन्होंने कुलीन परिवारों में पदोन्नत किया था, विशेष रूप से इस मामले का प्रभारी होने के लिए। हालांकि उन्होंने अब तक यह उम्मीद नहीं की थी कि परिणाम इतने औसत दर्जे के होंगे, जिससे उन्हें निराशा हुई। महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। संस्कार मंत्रालय के उपमंत्री ने तुरंत घुटनों के बल बैठकर गंभीरता से निवेदन किया। ऐसा नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह रहे हैं, नहीं, हम योग्य हैं, लेकिन वास्तव में भर्ती के लिए कोई उम्मीदवार ही नहीं है। महान लुओ सम्राट और भी क्रोधित हो गए। कोई भी क्यों नहीं हो सकता? जहां तक मुझे पता है, हमारे महान लुओ में कुल 362 उन्नत विद्वान पंजीकृत हैं, 3400 से अधिक व्यक्ति प्रशिक्षु विद्वान की उपाधि के साथ, और इससे भी अधिक संख्या में वे लोग हैं जो अभी भी अध्ययन की प्रक्रिया में हैं। और आप मुझे बता रहे हैं कि भर्ती करने के लिए कोई नहीं है। महामहिम, ग्रेट लुओ में सचमुच अब कोई विद्वान नहीं बचा है। संस्कार मंत्रालय के उपमंत्री ने रिपोर्ट जारी रखी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सभी विद्वान शाही परीक्षा में भाग लेने के लिए ग्रेट जिया गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। हम लोगों को भर्ती करना चाहते हैं, लेकिन भर्ती करने वाला कोई नहीं है। महान लुओ सम्राट आश्चर्यचकित हुए। क्या सचमुच ऐसा है? हाँ महाराज, जब ग्रेट जिया शाही परीक्षा समाप्त हुई तो ग्रेट जिया कोर्ट ने मुफ्त शिक्षा और ग्रेडेड शिक्षकों की व्यवस्था लागू करने की घोषणा की, जिससे कई विद्वान वहां रह गए। हमारे देश के विद्वानों के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो महामहिम, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को भर्ती नहीं करना चाहते, बल्कि ऐसा है कि हमें भर्ती करने के लिए सचमुच कोई नहीं मिल रहा है। महान लुओ सम्राट इस तथ्य से अच्छी तरह अवगत थे कि महान लुओ के विद्वान महान जिया शाही परीक्षा में भाग लेने गए थे। हालांकि उन्होंने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की। दरअसल ऐसा पहले भी 2 बार हो चुका है। प्रत्येक शाही परीक्षा सत्र के लिए ग्रेट जिया ने दुनिया भर के विद्वानों के लिए अपने दरवाजे खोले, लेकिन केवल 300 या इतने ही लोगों को भर्ती किया गया। शाही परीक्षा में इतने सारे लोगों के भाग लेने के बावजूद ग्रेट लुओ में से कितने लोग वास्तव में उत्तीर्ण हो पाए? यदि ग्रेट लुओ के सभी योग्य विद्वान परीक्षा देने जाएं, तो कितने उत्तीर्ण हो सकेंगे? क्या वे सभी अंत में आज्ञाकारी होकर वापस नहीं लौटेंगे? पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ग्रेट जिया कोर्ट अचानक एक बड़ा कदम उठाएगा और अधिकांश विद्वानों की भर्ती करेगा। अभी भी अविश्वास में महान लुओ सम्राट ने पूछा, क्या उन विद्वानों में से एक भी वापस नहीं आया? अंत में लगभग 100 लोग ही वापस आए। महान लुओ सम्राट की आंखों में आशा की किरणें चमक उठीं, लेकिन वे जल्दी से अपने परिवारों को लेकर पुनः ग्रेट जिया की ओर चले गए। महान लुओ सम्राट FCK, महाराज, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कृपया हमें क्षमा करें। संस्कार मंत्रालय के उपमंत्री ने सिर झुकाकर कहा। फिर से महान जिया, ये हमेशा महान जिया है। महान लुओ सम्राट ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उन्होंने न केवल मेरे आम लोगों को धोखा दिया, बल्कि उन्होंने मेरे विद्वानों को भी बहकाया।
क्या तुम किसी और को धोखा नहीं दे सकते? यहाँ तक कि वे कुलीन परिवार भी मेरा इतना बुरा शोषण नहीं करेंगे। झुके हुए संस्कार मंत्रालय के उपमंत्री कांप उठे, जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ठीक है, अब मैं स्थिति से अवगत हूँ और वास्तव में गलती आपकी नहीं है। हालांकि आपको मेरे लिए भर्ती करनी होगी, दुनिया भर से भर्ती करनी होगी और उन्हें ग्रेड ज़िया से बेहतर परिस्थितियां प्रदान करनी होंगी। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि हम एक भी विद्वान की भर्ती नहीं कर सकते। हाँ महाराज, शिक्षकों की भर्ती जारी है तथा अगला चरण विद्यार्थियों के नामांकन का है। महान लुओ सम्राट ने छात्रों की भर्ती के लिए महान ज़ियास की पद्धति को अपनाना जारी रखा और अधिक बच्चों को शिक्षा का खर्च उठाने के लिए ट्यूशन फीस माफ कर दी। लेकिन अंत में आवेदकों की संख्या अभी भी बहुत कम थी। महान लुओ सम्राट एक बार फिर क्रोधित हुए, क्या हो रहा है? मैंने पहले ही ट्यूशन फीस माफ कर दी है। पढ़ाई के लिए इतनी बढ़िया परिस्थितियां हैं, फिर भी इतने कम आवेदक क्यों हैं? महामहिम, हम वास्तव में किसी को भी भर्ती नहीं कर सकते, क्योंकि जिन बच्चों के पास पढ़ने के साधन हैं उनमें से कई पहले ही ग्रेड ज़िया में जा चुके हैं। महान लुओ सम्राट, मुझे चो दो। बहुत बढ़िया ज़िया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने न केवल मेरे आम लोगों, मेरे विद्वानों को चुराया, बल्कि उन्होंने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। क्या आप थोड़ा कम निर्दयी नहीं हो सकते? महान लुओ सम्राट ने झल्लाहट में अपने हाथ फैलाए, क्या वे सभी नहीं चले गए होंगे? महान लुओ को देखो, हमारे पास अभी भी इतने सारे लोग, इतने सारे बच्चे हैं। महाराज, वे लोग कहते हैं कि शिक्षा की लागत बहुत अधिक है, वे इसे वहन नहीं कर सकते और वे अध्ययन नहीं करना चाहते हैं। महान लुओ सम्राट और भी क्रोधित हो गए, क्या मैंने पहले ही ट्यूशन फीस माफ नहीं कर दी है? महामहिम, ट्यूशन माफ कर दिया गया है, लेकिन पाठ्य पुस्तकें इतनी महंगी हैं कि वे उन्हें वहन नहीं कर सकते। संस्कार मंत्रालय के उपमंत्री ने कहा। वे कहते हैं कि यदि पाठ्यपुस्तकों की कीमत आधी कर दी जाए, जैसा कि ग्रेड ज़िया में हुआ था, तो वे स्कूल जाएंगे। महान लुओ सम्राट चुप रहे। वह जानता था कि उसकी पाठ्यपुस्तकें उनकी किताबों से थोड़ी अधिक महंगी थीं, लेकिन यह अतिरिक्त धन शिक्षकों की सहायता के लिए था, इसलिए यह निश्चित रूप से सस्ता नहीं हो सकता था। फिर भी कागज़ की कीमत कम हो जाने से पढ़ाई की कुल लागत काफ़ी कम हो गई है। हालांकि अभी भी बहुत कम लोग अध्ययन करने के इच्छुक थे। पाठ्यपुस्तकों की कीमत निश्चित रूप से कम नहीं की जा सकती। जाकर उन्हें बताइए कि अगर वे अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तो उन्हें छात्रवृत्ति और अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता मिलेगी। महान लुओ सम्राट ने एक बड़ा प्रोत्साहन देने का वादा किया। हाँ महाराज, छात्रवृत्ति नीति शीघ्र ही प्रचारित कर दी गई। लेकिन जो लोग अपने बच्चों को शिक्षित करने में सक्षम थे, वे अंतर्दृष्टिपूर्ण और चतुर लोग थे जो गणना करना जानते थे। उन्होंने सोचा कि यदि वे अपने बच्चों को ग्रेड ज़िया में पढ़ने के लिए ले जाएं, तो सबसे पहले उन्हें ट्यूशन फीस की बचत होगी और किताबों और कागज़ के लिए केवल आधी कीमत चुकानी होगी, जिससे शिक्षा की लागत में आधे से भी अधिक की कमी आ जाएगी। हालांकि ग्रेट लुओ में रहने पर हालांकि ट्यूशन फीस माफ थी, किताबों और कागज़ की कीमत अधिक थी, इसलिए ज़्यादा पैसा नहीं बचाया जा सकता था। हालांकि सम्राट ने अच्छे शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए छात्रवृत्ति का वादा किया था। लेकिन एक सामान्य कक्षा में कितने छात्र अच्छा प्रदर्शन करते हैं? अगर उनका बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है तो क्या होगा? क्या ये नुकसान नहीं होगा? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसलिए सभी गणनाओं के बाद ग्रेड ज़िया जाना अभी भी कम जोखिम भरा था। इसके अलावा ग्रेड ज़िया में न केवल शिक्षा सस्ती थी, बल्कि पैसे कमाने के लिए नौकरी के अधिक अवसर भी थे, जिससे शिक्षा का खर्च और कम हो गया। अपने बच्चों और स्वयं के भविष्य की खातिर अधिकाधिक लोग अपने परिवारों के साथ ग्रेड ज़िया में चले गए। परिणामस्वरूप बहुत कम बच्चे नामांकित हुए और कुछ तो विशेष रूप से अपना पंजीकरण रद्द कराने आए। महान लुओ सम्राट को जब ये बात पता चली तो वे क्रोधित हो गए। महान ज़िया, ये हमेशा महान ज़िया है। मेरा आदेश जारी करें, किसी को भी ग्रेट लुओ छोड़ने की अनुमति नहीं है, खासकर विद्वानों और बच्चों को। जब इस समाचार को सुनने के बाद स्थानांतरित होने की तैयारी कर रहे परिवारों ने उदासीनता दिखाई। अगर सबसे बुरा समय आ जाए तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आप क्या कर सकते हैं? इस प्रकार ग्रेट लुओ न तो शिक्षकों और न ही छात्रों को आकर्षित कर सका और शिक्षा को बढ़ावा देने की योजना अचानक समाप्त हो गई। इस बीच ग्रेड ज़िया में शिक्षकों और छात्रों की संख्या प्रचुर थी और स्कूल खचाखच भरे हुए थे। पूरा देश जीवंत शैक्षिकी परिदृश्य से परिपूर्ण था। ये देखकर लिन बेईफान बहुत प्रसन्न हुए। मुझे बस 10 साल दीजिए और मेरे पास उपयोग करने के लिए प्रतिभा की निरंतर आपूर्ति होगी। उसी समय एक परिचित व्यक्ति आया। लिन बेईफान मुस्कुराया, मिस यूफेई, बहुत समय हो गया। महाराज, बहुत समय हो गया। सॉन्ग यूफेई ने उस परिचित चेहरे को देखा, उसका दिल मिश्रित भावनाओं से भर गया। अतीत में उन्हें एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले साथी माना जा सकता था, लेकिन अब वे एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी जैसे हो गए थे। उसे सचमुच नहीं आना चाहिए था, लेकिन वह खुद को रोक नहीं सकी। वह अपने दिल में एक जवाब के लिए आई थी, या शायद तारांकन तारांकन तारांकन। फेयर्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 151/265। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मितलस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।
मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 207.2। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 207.2। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 207.2। मैंने सुना है कि ग्रेट लुओ ने भी हमारी शिक्षा प्रणाली को लागू किया है। ये कैसे हुआ? लिन बेईफान ने पूछा। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। अब तक ये विफलता में ही समाप्त हुआ है। सोंग यूफी ने अपना सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं पता कि यही नीति ग्रेट जिया में इतनी आसानी से क्यों काम करती है, लेकिन ग्रेट लुओ में नहीं। लिन बेईफान जोर से हंसा। मुझे पता था, जो लोग मेरी नकल करेंगे वे असफल होंगे, और यहाँ तक कि जो लोग कुछ हद तक मेरे दृष्टिकोण से मिलते जुलते हैं वे भी असफल होंगे। दरअसल मैं यहाँ अपने दिल में उठे कुछ संदेहों को दूर करने के लिए आया हूँ। सोंग यूफेई ने लिन बेईफान की ओर देखा। अगर महाराज को चर्चा करना मुश्किल लगता है तो आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ जाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर आपसे चर्चा न की जा सके। अगर आप न भी पूछें तो भी आप जल्द ही समझ जाएंगे। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले भी कहा है कि अगर किसी देश को जीवित रहना है तो उसे सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। नीतियों को लागू करने के लिए भी यही बात लागू होती है। नीतियों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सभी को लाभ पहुंचाना चाहिए, अन्यथा वे विफल हो जाएंगी। सोंग यूफेई ने सिर हिलाया। महाराज ने पहले भी यह बात कही है और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मैंने बिल्कुल यही किया है। आम लोगों से शुरुआत करते हुए मैंने ट्यूशन फीस माफ़ कर दी है और पाठ्य पुस्तकों की कीमत कम कर दी है, जिससे स्वाभाविक रूप से अधिक नागरिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आकर्षित हुए हैं। जहाँ तक विद्वानों का प्रश्न है, मैंने न केवल उन्हें उचित उपचार प्रदान किया है, बल्कि उन्हें वह सम्मान और दर्जा भी दिया है जो उन्हें पहले नहीं मिल सकता था, जिससे वे स्वाभाविक रूप से समुदाय की सेवा करने और देश के लिए प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए आकर्षित हुए। और इस प्रणाली के कार्यान्वयन के माध्यम से मैं बड़ी संख्या में प्रतिभाओं को इकट्ठा करने में सक्षम हूँ। लिन बेईफान ने अपने हाथ फैलाए। आप देखिए, ये सभी के लिए जीत वाली स्थिति है और इस प्रकार नीति सुचारू रूप से लागू होती है। हालांकि नीतियों को लागू करने के लिए लागत की आवश्यकता होती है और केवल तभी नीति को बनाए रखा जा सकता है जब लाभ व्यय से अधिक हो। सोंग यूफेई ने सहमति में सिर हिलाया। मैं ये समझता हूँ। महामहिम ने कागज़ बनाने की तकनीक में सुधार करके शिक्षा की लागत कम कर दी है और पूरी शिक्षा प्रणाली का समर्थन करने के लिए बड़ी मात्रा में सोना और चांदी अर्जित की है। ये सही है, बिल्कुल। लिन बेईफान ने अपनी उंगलियां चटकाईं। ये वास्तव में इसलिए है क्योंकि मैंने शिक्षा की लागत कम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसलिए मैं इस नीति को सफलतापूर्वक लागू करने में सक्षम था। हालांकि ग्रेट लुओ में इस नीति को लागू करना मुश्किल होगा। वहाँ की स्थिति बहुत अधिक जटिल है। मेरे ग्रेट जिया की तुलना में उनके पास न केवल कुलीन परिवारों के बच्चे हैं, बल्कि आप सभी भी हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सबसे पहले, यह नीति कुलीन परिवारों की नींव को कमजोर करेगी और वे निश्चित रूप से इसका विरोध करेंगे। तथ्य यह है कि इसे लागू किया जा सकता है, इसमें आपके ताओवादी संप्रदायों की गुप्त मदद शामिल होगी, है ना? सोंग यूफेई ने सिर हिलाया। वास्तव में हमारे ताओवादी संप्रदाय ने इसमें कदम रखा। भले ही आपने कुलीन परिवारों के मुद्दे को निपटाया हो, शिक्षा की लागत एक अपरिहार्य समस्या है। नीति को लागू करने के लिए लागत को आम लोगों के लिए स्वीकार्य स्तर तक कम किया जाना चाहिए। ये सीमेंट से मकान बनाने जैसा है। मकान इतने सस्ते होने चाहिए कि लोग कीमत चुकाने को तैयार हो जाएं। और ग्रेट लुओ से मैंने जो सीखा है उसके अनुसार उन्होंने ग्रेडेड शिक्षकों और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था भी लागू की है, लेकिन शिक्षा की लागत में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है। तो फिर शिक्षा के बारे में क्यों सोचना? आम लोग अपने पैरों से वोट देंगे। अगर उनके पास कोई विकल्प होता तो वे ग्रेट जिया में आने के बजाय ग्रेट लुओ में क्यों रहना पसंद करते? सोंग यूफेई ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। वास्तव में मैंने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन महाराज, आप बहुत चतुर हैं। आप वास्तव में लागत कम करने के लिए ज्वालामुखीय गड्ढों से गर्म झरनों का उपयोग करते हैं, अन्य लोग इसे आसानी से दोहरा नहीं सकते। ये सही है। लिन बेईफान मुस्कुराया। मेरा आदर्श वाक्य है, अपना रास्ता स्वयं चलो और दूसरों को कोई रास्ता न छोड़ने दो। सोंग यूफेई अवाक रह गया। लिन बेईफान के पिछले कार्यों के बारे में सोचें तो वे वास्तव में ऐसे ही थे। उदाहरण के लिए, सीमेंट के मकान बनाते समय उन्होंने सीधे तौर पर कीमत को बहुत नीचे तक गिरा दिया, जिससे दूसरों के लिए ऐसा करना असंभव हो गया। उत्पादन के लिए श्रमिकों को इकट्ठा करते समय उन्होंने सबसे अधिक मजदूरी की पेशकश की, जिससे दूसरों के लिए उसकी नकल करना मुश्किल हो गया। और अपने शासन को मजबूत करने के लिए उसने अपने क्षेत्र के सभी संप्रदायों और कुलीन परिवारों के बच्चों को बाहर निकाल दिया, उन सभी को अपमानित करने में संकोच नहीं किया। उनका हर कदम निर्णायक था, जिससे दूसरों के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती थी। फिर भी ये वास्तव में ये दृष्टिकोण ही है जिन्होंने ग्रेट जिया को केवल 2 वर्षों में नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। इसकी तुलना में ग्रेट लुओ का सम्राट भी फीका पड़ गया। भले ही उसने नकल करने की कोशिश की, फिर भी वह असफल रहा।
इसी समय संस्कार मंत्री ली लिनफू पहुंचे। उसने सबसे पहले सॉन्ग यूफेई की ओर देखा, फिर लिन बेइफान को प्रणाम किया और कहा, महाराज, अब लगभग समय हो गया है। लिन बेइफान ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराया। मिस यूफेई, आज ग्रेट जिया अकादमी का उद्घाटन दिवस है। मैं पहला व्याख्यान दूंगा। क्या आप भाग लेने में रुचि रखती हैं? महाराज मुझे आमंत्रित कर रहे हैं, मैं मना नहीं कर सकता। सॉन्ग यूफेई खुशी खुशी उनके साथ गया। इसके तुरंत बाद लिन बेइफान शाही महल के पास एक स्कूल में पहुंचे। इस समय तक छात्र और अध्यापक दोनों काफी देर से इंतजार कर रहे थे। लिन बेइफान को देखते ही वे एक स्वर में बोले, छात्र महामहिम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सम्राट अमर रहें। सभी को, चाहे विद्यार्थी हो या शिक्षक, औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं। लिन बेइफान ने मंच पर कदम रखा, ध्यान से छात्रों और शिक्षकों का सामना किया और मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेट जिया का स्कूल सत्र शुरू हो गया है। आज नए सत्र का पहला पाठ है और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। शुरू करने से पहले मेरे पास आप सभी के लिए एक सवाल है, आप क्यों पढ़ते हैं? छात्रों ने एक दूसरे को देखा, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दें। लिन बेइफान ने आगे की पंक्ति में बैठे लगभग 8 साल के एक बच्चे की ओर इशारा करते हुए किसी को बुलाया, आप पहले बोलिए। मैं। बच्चा कांपते हुए खड़ा हो गया, घबराकर इधर उधर देखने लगा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। बोलो, मैं तुम्हें किसी भी गलत काम के लिए माफ कर दूंगा। किसी अज्ञात कारण से लिन बेइफान की आवाज़ सुनकर बच्चे का दिल चमत्कारिक रूप से शांत हो गया। अपना छोटा सा सिर उठाकर उसने ऊंची आवाज में कहा, अधिकारी बनने के लिए। क्यों? लिन बेइफान ने मुस्कुराते हुए पूछा। बच्चा ऊंची आवाज में बोला, क्योंकि मेरे माता पिता ने कहा था कि अधिकारी होने का मतलब है अच्छी संभावनाएं होना। और तुम? लिन बेइफान ने दूसरे को पुकारा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं एक अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे माता पिता को भरपेट खाना मिले। और तुम, प्यारे छोटे दोस्त? लिन बेइफान ने फिर पूछा। मैं अमीर बनना चाहता हूँ। मुझे पता है कि यह सही नहीं है, लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ। बच्चों ने अपने मन की बात कही और उनके उत्तर भी अलग अलग थे। भले ही उनके तर्क तर्कसंगत हो या नहीं, लिन बेइफान ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई और मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में आप सभी सही हैं। लेकिन क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि आपके सभी सपने एक ही अंतिम लक्ष्य की ओर इशारा करते हैं? कौन सा लक्ष्य? हर कोई हैरान था। बहुत बढ़िया जिया, लिन बेइफान ने जोर से कहा, जब ग्रेट जिया का उदय होगा तभी वह आपकी हर चीज़ की रक्षा कर सकता है। जब ग्रेट जिया का उदय होगा तभी आपके माता पिता के पास खाने के लिए पर्याप्त होगा और वे गरीबी से बच पाएंगे और आपके परिवार एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। जब ग्रेट जिया का उदय होगा तभी आप अपने सपनों को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा आपका सपना हमेशा हवा में एक महल की तरह रहेगा, जो दिखाई तो देगा लेकिन पहुंच से बाहर होगा। उसकी आवाज़ तेज और स्पष्ट थी, लेकिन जब सबने इस बारे में ध्यान से सोचा तो क्या ये सच नहीं था? क्या महान जिया ने अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित खुशी को बरकरार नहीं रखा? ग्रेट जिया के बिना वे शायद अभी भी कीचड़ में खुदाई कर रहे होते। उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल में प्रवेश करने का मौका नहीं मिलेगा। सारे सपने व्यर्थ हो जाएंगे। लिन बेइफान ने ऊंची आवाज में पूछा, अब मैं आपसे फिर पूछता हूं, आप पढ़ाई क्यों करते हैं? छात्रों ने एक स्वर में चिल्लाया, हम महान जिया के उत्थान के लिए अध्ययन करते हैं। उत्साही छात्रों और जीवंत ग्रेट जिया को देखकर सॉन्ग यूफेई के दिल में तीसरी बार संदेह हुआ। क्या ताओवादी संप्रदाय का चयन सही है? तारांकन तारांकन तारांकन। फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 152/265। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR-JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 208.1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 208.1 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 208.1। सॉन्ग यूफेई मिश्रित भावनाओं के साथ चला गया, जबकि चुड़ैल याओ उत्साह से दौड़ी। छोटे मूर्ख सम्राट, अब जबकि पाठ्यपुस्तकें छप चुकी हैं, क्या हम कागज बेचना शुरू कर सकते हैं? क्या हम अपना सस्ता उत्पादित श्वेत कागज पूरी दुनिया को बेचकर धन कमा सकते हैं? वह इस व्यवसाय के बारे में काफी समय से सोच रही थी। महान कुलीन परिवार अपनी संपत्ति बनाने के लिए इस व्यवसाय पर निर्भर थे और अविश्वसनीय रूप से धनी बन गए थे। दानव संप्रदाय हमेशा से इसमें शामिल होना चाहता था, लेकिन उद्योग में बाधाओं के कारण वे ऐसा कोई प्रवेश बिंदु नहीं ढूंढ पाए जो इसके लायक हो। लेकिन अब उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। ग्रेट जिया के उच्च गुणवत्ता वाले और किफ़ायती श्वेत पत्र के साथ वे निश्चित रूप से इसे दुनिया भर में बेचेंगे और भारी मात्रा में चांदी कमाएंगे। हर बार जब वह इस बारे में सोचती तो वह इतनी उत्साहित हो जाती कि उसे नींद नहीं आती। लिन बेइफान ने बार बार सिर हिलाया, बेशक, मैं तैयार हूँ। मेरे पीछे आओ। आधे घंटे बाद वे पेपर मिल पर पहुंच गए।
इस समय तक बड़ी मात्रा में कागज़ का उत्पादन हो चुका था, जिससे कई गोदाम भर गए थे। याओ याओ ने कागज़ की कुछ शीट निकाली और उन्हें ध्यान से देखा और उत्साहित होकर कहा, ये कागज़ वाकई बहुत बढ़िया है। यह न केवल पतला और ठोस है, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि यह बहुत सफ़ेद भी है। ये छूने में बहुत आरामदायक लगता है, इसलिए मैं इसे नीचे नहीं रख सकता। लिन बेईफान गर्व से हंसे, बेशक मैंने व्यक्तिगत रूप से इसमें सुधार किया है। न केवल मैंने कागज़ की लागत कम की, बल्कि इस प्रभाव को प्राप्त करने के लिए मैंने कुछ विरंजन प्रक्रियाएं भी जोड़ीं। मैं ये कहने की हिम्मत करता हूं कि भले ही उन कुलीन परिवारों ने इसकी नकल करने की कोशिश की हो, वे इस स्तर तक नहीं पहुंच सकते। एड्स बाय पब फ्यूचर, मुझे विश्वास है, हे। याओ याओ खुशी से हंसा। याओ याओ, चलो इसे बाजार मूल्य से आधे दाम पर बेचते हैं। अच्छा, लाभ को बराबर बांट लें, कैसा रहेगा? लिन बेईफान ने सुझाव दिया। क्या ये बहुत सस्ता नहीं है? ये पेपर वास्तव में अधिक कीमत पर बेचा जा सकता है, याओ याओ ने कुछ लालच से कहा। उसने अपना शोध कर लिया था, आधी कीमत पर भी वे अच्छा मुनाफा कमा सकते थे। लेकिन कागज़ की गुणवत्ता अप्रत्याशित रूप से अच्छी थी, इसलिए यदि इसे अधिक कीमत पर भी बेचा जाता तो कोई समस्या नहीं होती। आखिरकार विद्वान कभी कभी चेहरे की बहुत परवाह करते हैं, हे। लिन बेईफान ने अपनी बाहें फैलाईं और जोर से कहा, याओ याओ, लंबे समय के बारे में सोचो। आधी कीमत पर बेचना मुख्य रूप से कुलीन परिवारों को निचोड़ने के लिए है, ताकि उनके पास कोई रास्ता न बचे। एक बार जब वे अपना व्यवसाय जारी नहीं रख सकते और बाजार में केवल हमारा कागज़ रह जाएगा, तो क्या हम कीमतें तय करने वाले नहीं होंगे? याओ याओ की आंखें चमक उठीं। ठीक है, मैंने ये कैसे नहीं सोचा। लिन बेईफान को देखते ही उसके प्रति उसका नज़रिया अचानक बदल गया। उसने हमेशा सोचा था कि उसके पास एक अच्छा व्यापारिक दिमाग है, लेकिन लिन बेईफान की तुलना में वह सिर्फ एक छोटी मछली थी। वह सचमुच चालाक व्यापारी था। जब वह मुट्ठी भर खरबूजे के बीज कमाने के बारे में सोच रही थी, तब उसने पहले ही पूरे खरबूजे के बगीचे की योजना बना ली थी। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दूरदृष्टि। एड्स बाय पब फ्यूचर। ठीक है, चलो आधी कीमत पर बेच देते हैं और उन्हें खूब निचोड़ते हैं और दिवालिया बना देते हैं। याओ याओ ने उत्साह से कहा। दिवालियापन की संभावना नहीं है, लेकिन हम निश्चित रूप से उन्हें खून बहा देंगे। इसके अलावा मैंने कुछ अन्य अच्छी चीज़ें तैयार की हैं। लिन बेईफान ने कुछ पुस्तिकाएं निकालीं। याओ याओ ने उन्हें ले लिया, हैरान, ये क्या हैं? तितली प्रेमी, सफ़ेद बालों वाली लड़की। उसने द बटरफ्लाई लवर्स खोली और ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया। TLN URL। लिन बेईफान ने बताया, ये कहानियां मैंने लिखी हैं, जो एक गरीब विद्वान की दुखद प्रेम कहानी बताती हैं, जो एक कुलीन परिवार की लड़की से प्यार करता है। विद्वान का नाम लियांग शाम्बो है और कुलीन लड़की का नाम झू यंगताई है। वह स्कूल में पढ़ने के लिए खुद को एक आदमी के रूप में प्रच्छन्न करती है और लियांग शाम्बो से प्यार करती है। लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति में अंतर के कारण वे कुलीन परिवार द्वारा अलग कर दिए जाते हैं। लियांग शाम्बो को कुलीन परिवार द्वारा पीट कर मार डाला जाता है और सामूहिक कब्र में दफना दिया जाता है। दिल टूट जाने के कारण झू यंगताई अपनी तय की गई शादी के दिन लियांग शाम्बो की कब्र पर खुद को फेंक देती है और दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़कर तितलियों में बदल जाते हैं। कहानी को जल्दी से खत्म करने के बाद याओ याओ ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, ये कहानी बहुत मार्मिक है। ऐसा लगता है जैसे यह मेरे बगल में ही हो रहा है। मुझे नहीं पता, मुझे इसे वापस लेना होगा और इसे धीरे धीरे पढ़ना होगा। वैसे आपने ऐसी कहानी की किताब क्यों बनाई? लिन बेईफान ने हंसते हुए कहा, थोड़ा पैसा कमाने के लिए और संयोग से कुलीन परिवारों को घृणा करने के लिए। ये दुखद कहानी निश्चित रूप से हजारों वर्षों तक लोकप्रिय रहेगी, तो फिर बिक्री की चिंता क्यों करें? धन कमाते समय वह कुलीन परिवारों को नाराज भी कर सकता था और निम्न वर्ग के विद्वानों की विद्रोही भावना को भी भड़का सकता था। ऐसा क्यों न करें? आखिर इससे उसे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, है न? याओ याओ ने लिन बेईफान को एक खाली नज़र दी। यह आदमी बहुत दुष्ट है। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस समय लिन बेईफान ने अपने माथे पर थपकी दी और कहा, यह सही है, मैंने इस कहानी के लिए संगीत का एक टुकड़ा भी तैयार किया है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने दरबारी संगीतकारों को आगे आने और बटरफ्लाई लवर्स बजाने के लिए बुलाया। क्लासिक मधुर धुन ने एक बार फिर वातावरण को भर दिया, जिसमें लियांग शाम्बो और झू यंगताई की प्रेम कहानी को उतार चढ़ाव के साथ त्रासदी की भावना के साथ चित्रित किया गया। याओ याओ को यकीन था कि उपन्यास के साथ साथ यह संगीत भी दुनिया भर में बेस्ट सेलर बन जाएगा। वह लिन बेईफान पर अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं सकी। तुम वास्तव में बदला लेने की तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ते हो। लिन बेईफान ने हंसते हुए कहा, बेशक, क्या उन्होंने मेरे साथ बहुत कुछ नहीं किया? जब मुझे मौका मिलता है तो मैं स्वाभाविक रूप से उनका एहसान चुकाना चाहता हूँ। इस द वाइट हेयर्ड गर्ल के बारे में क्या? याओ याओ ने एक और किताब खोलते हुए पूछा। TLN URL। लिन बेईफान ने जवाब दिया, ये भी एक कहानी उपन्यास है। यह जियो नाम की एक किसान युवती की कहानी है, जो एक कुलीन परिवार के अत्याचार के कारण एक सफ़ेद बालों वाली आकृति में बदल जाती है, जो न तो इंसान है और न ही भूत, और उसे सफ़ेद बालों वाली लड़की के नाम से जाना जाता है।
लेकिन जब वह ग्रेट जिया में पहुंचती है तो वह अंततः कुलीन परिवार के उत्पीड़न से बच निकलती है, फिर से एक इंसान की तरह रहती है और जीवन का अर्थ पाती है। इससे पता चलता है कुलीन परिवार ने एक व्यक्ति को भूत में बदल दिया, लेकिन महान जिया ने भूत को वापस व्यक्ति में बदल दिया। याओ याओ ने फिर से लिन बेईफान की तरफ आंखें घुमाईं। तुमने वाकई कुलीन परिवार को सबसे गहरे रंगों में चित्रित किया है, लेकिन मुझे ये पसंद है। हे। लिन बेईफान हे। इसके बाद दोनों ने उपन्यास हाथ में पकड़ लिया और पढ़ते हुए कथानक पर चर्चा करने लगे। याओ याओ ने कुछ निंदनीय सामग्री भी प्रस्तुत की, जिसे लिन बेईफान ने खुले मन से स्वीकार कर लिया। तारांकन फेयर्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 153/265। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मितलस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 208.2। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 208.2। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 208.2। इसके बाद दानव संप्रदाय के माध्यम से ग्रेट जियास का कागज जल्दी ही पूरी दुनिया में बिक गया। उदाहरण के लिए, दानव संप्रदाय ने महान डी राजवंश में एक सामान्य स्टोर स्थापित किया था और अब वे महान जियास को कागज की आपूर्ति कर रहे थे। उसी समय एक विद्वान वहां से गुजरा। काउंटर पर रखे कागज को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। आप यहाँ कागज भी बेचते हैं? उनकी स्मृति में ऐसा लगता था कि केवल कुलीन परिवारों के स्वामित्व वाली दुकानें ही कागज बेचती थीं। दुकानदार, जो लगभग 40 वर्ष का एक अधेड़ व्यक्ति था, बहुत ही मिलनसार लग रहा था, मुस्कुराया और बोला, हाँ, आज से हम कागज भी बेचते हैं। क्यों ना आप अंदर आकर देख लें? विद्वान ने एक क्षण सोचा और सिर हिलाकर कहा, ठीक है। वह दुकान में गया, दुकानदार द्वारा दिया गया कागज लिया और एक बार फिर आश्चर्यचकित हुआ। ये कागज सिकाडा के पंखों की तरह पतला, चिकना और समतल है और विशेष रूप से सफ़ेद है। ये कागज कहाँ से है? यह महान जिया राजवंश द्वारा निर्मित एक कागज है। इसके बारे में क्या ख्याल है? दुकानदार ने मुस्कुराते हुए पूछा। महान जिया, विद्वान ने श्वेत पत्र को सहलाते हुए अपने आप से कहा। वह महान जिया राजवंश के बारे में जानता था, एक शक्तिशाली देश जो केवल 2 वर्षों में एक छोटे से राज्य से एक राजवंश में विकसित हो गया था। उन्होंने शाही परीक्षा प्रणाली में सुधार किया, कुलीन परिवारों के वंशजों को बाहर कर दिया तथा कई निम्न वर्ग के विद्वानों को आगे बढ़ने का मौका दिया। यदि ये लंबी यात्रा न होती और उनका परिवार घर पर न होता तो वह शाही परीक्षा में भाग लेने के लिए वहां जाना चाहते। हालांकि इसने उन्हें ग्रेट जिया के बारे में अनुकूल धारणा बनाने से नहीं रोका। बिल्कुल भी बुरा नहीं है, मुझे ये पेपर बहुत पसंद आया। इसकी कीमत कितनी है? विद्वान ने पूछा। 20 वेन प्रति बंडल, दुकानदार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। विद्वान चौंका। कितना? फिर क्या कहा? 20 वेन प्रति बंडल, ये केवल 20 वेन है, दुकानदार ने दोहराया। विद्वान ने अचानक कहा, केवल 20 वेन में इतनी अच्छी गुणवत्ता का कागज? पहले जब वह कागज खरीदने के लिए कुलीन परिवार की दुकान पर जाता था तो एक बंडल की कीमत कम से कम 40 वेन होती थी और एक बंडल में केवल 20 शीट थीं, औसतन प्रति शीट 2 वेन, जिससे वह सचमुच हैरान हो गया। क्या यहाँ सचमुच केवल 20 वेन हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आपने सही सुना, ये वास्तव में केवल 20 वेन है, दुकानदार ने फिर जोर दिया। विद्वान तुरंत उत्साहित हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि इतनी अच्छी गुणवत्ता वाला कागज इतने सस्ते में क्यों बेचा जा रहा है। वह केवल इतना जानता था कि स्वर्ग से मन्ना जैसे अवसर बार बार नहीं आते। अभी नहीं तो कभी नहीं। बॉस, मुझे 5 बंडल दो, नहीं, इसे 20 बंडल बना दो। आधा कप चाय पीने में जितना समय लगा, विद्वान सफ़ेद कागज का ढेर लेकर उत्साह से भाग गया, मानो उसने कोई बढ़िया सौदा हासिल कर लिया हो। फिर अधिकाधिक विद्वानों को पता चला कि इस स्थान पर कागज भी बेचा जाता है। यहाँ का कागज न केवल अच्छी गुणवत्ता का था बल्कि बहुत सस्ता भी था, इसलिए उन्होंने इसे खरीदने में संकोच नहीं किया। कुछ ही समय में वह स्थान ग्राहकों से भर गया। इस बीच अन्य कुलीन परिवारों की दुकानें सूनी हो गईं। स्थानीय क्षेत्र में एक आलीशान हवेली में लिन का पारिवारिक निवास है। एक व्यक्ति जो प्रबंधक जैसा दिख रहा था घबराया हुआ अंदर आया। मालिक, मुसीबत है। क्या बात है कि तुम इतने घबरा गए हो? आधिकारिक पोशाक पहने एक आदमी ने अधिकारपूर्ण भाव से कहा। वह लिन युवानडोंग थे, जो महान दी राजवंश में लिन कुलीन परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, जो अब न्याय मंत्री के पद तक पहुंच गए थे। प्रबंधक ने घबरा कर कहा, मास्टर, बाजार में एक नया प्रकार का कागज आया है जिसे महान जिया राजवंश द्वारा बनाया गया है। इसकी गुणवत्ता हमारे से बेहतर है, लेकिन बिक्री मूल्य हमारे आधे से भी कम है। मास्टर, हम अब अपना कागज नहीं बेच सकते। हमें क्या करना चाहिए? यह इतनी जल्दी आ गया। लिन युवानडोंग चौंक गया। उन्होंने इस मामले के बारे में अपने परिवार के अन्य सदस्यों से पहले ही बात कर ली थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह सब इतनी जल्दी हो जाएगा।
उन्हें अभी तक कागज उत्पादन की लागत को और कम करने का कोई तरीका नहीं मिला था और ग्रेट जिया का कागज पहले से ही यहाँ बेचा जा रहा था। मास्टर, कृपया देखिए, ये वही कागज है जो वे बेच रहे हैं। प्रबंधक ने सफ़ेद कागज का एक बंडल थमा दिया। लिन युवानडोंग ने इसकी सावधानीपूर्वक जांच की और पाया कि इसकी गुणवत्ता वास्तव में अच्छी है, जिससे उनका संकट और गहरा हो गया। तुरंत किसी को भेजकर उनकी दुकान तोड़ दो, ये काम चुपके से करो और किसी को पता न चले कि यह हम थे, समझे? गुरुजी, मैं समझ गया। परिणामस्वरूप समूह अहंकारपूर्वक चला गया और टूटे हुए हाथ और पैर लेकर वापस आया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मास्टर, वहाँ भी बहुत सख्त लोग हैं, हम उनसे निपट नहीं सकते। लिन युवानडोंग ने हाथ हिलाया, तो अधिकारियों को बुलाओ। लेकिन अधिकारी अप्रत्याशित रूप से अविचलित रहे। उस शाम राज्यपाल स्वयं दौरे पर आए। मंत्री लिन, आपने तो मुझ पर लगभग विपत्ति ला दी थी, राज्यपाल ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। लिन युवानडोंग बहुत हैरान था। समस्या क्या है? ये तो बस एक साधारण दुकान से निपटने का मामला था। अगर यह कोई साधारण दुकान होती तो एक बात होती, लेकिन ये दुकान साधारण नहीं है, क्योंकि उस दुकान के पीछे गवर्नर ने चाय के पानी में अपनी उंगली डुबोई और मेज पर चरित्र राक्षस लिखा। लिन युवानडोंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। मंत्री लिन, आपको उन लोगों के बारे में पता होना चाहिए, वे वास्तव में कानूनविहीन हैं और कुछ भी करने में सक्षम हैं। अगर मैंने उस दुकान को तोड़ दिया होता तो अगले दिन मेरा सिर काट दिया जाता। राज्यपाल ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। अब आपको समझ में आया कि मैं कार्रवाई करने में क्यों हिचकिचा रहा था। मुझे सूचित करने के लिए धन्यवाद, राज्यपाल। लिन युवानडोंग अभी भी संतुष्ट नहीं था। अदालत में उपस्थित होने के दूसरे दिन उन्होंने मामले की सूचना दी। उन्होंने बताया कि दुकान के पीछे दानव संप्रदाय का समर्थन था और उन्हें डर था कि कोई भयावह साजिश हो सकती है, इसलिए उन्होंने महामहिम से हस्तक्षेप करने और दुकान को सील करने का अनुरोध किया। हालांकि सम्राट का रवैया अस्पष्ट था। मंत्री जी, यह एक सामान्य व्यावसायिक गतिविधि है, वे केवल कागज बेच रहे हैं और उन्होंने कोई अवैध या अव्यवस्थित काम नहीं किया है। हम किसी के व्यवसाय को सिर्फ इसलिए सील नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें दानव संप्रदाय का समर्थन प्राप्त है न? लेकिन महाराज, राक्षस संप्रदाय विश्वासघाती और चालाक है, हमें सावधान रहना चाहिए। वास्तव में हमें सावधान रहना चाहिए, लेकिन हम शाही अदालत हैं, है न? हमें हर चीज़ के लिए सबूत चाहिए, है न? कम से कम प्रक्रियाएं कानूनी होनी चाहिए, और यही आपने मुझे बताया था। क्या आप भूल गए हैं? लेकिन महाराज, महान डी सम्राट ने हाथ हिलाकर उपेक्षा व्यक्त की। ठीक है, अगर और कुछ न हो तो आप जा सकते हैं। लिन युवानडोंग के पीछे हटते हुए स्वरूप को देखकर महान डी सम्राट के चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान प्रकट हुई। आप दोनों जितना अधिक उग्रता से लड़ेंगे उतना ही अच्छा होगा। इस प्रकार लिन युवानडोंग के पास कोई समाधान नहीं बचा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसी स्थितियां केवल महान डी राजवंश तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि अन्य देशों में भी घटित होती थीं। विभिन्न कुलीन परिवारों की संतानें अपने परिवार के हितों की रक्षा के लिए दानव संप्रदाय के भंडार को सील करने के लिए उत्सुक थीं, लेकिन दानव संप्रदाय के प्रभाव को देखते हुए वे असहाय थे। वे केवल ये देखते रहे कि दूसरे पक्ष का अखबार तेजी से बिक रहा है, जबकि उनका अपना अखबार नहीं बिक रहा। मजबूरीवश उन्हें अपने प्रतिस्पर्धियों के बराबर अपने अखबार की कीमत कम करनी पड़ी। वे कागज के प्रति बंडल 20 वेन पर बमुश्किल कोई लाभ कमा रहे थे। फिर भी अखबार अभी भी नहीं बिका। समान कीमत को देखते हुए ग्रेट जियास पेपर की गुणवत्ता बेहतर थी। विद्वान अंधे नहीं थे, फिर वे अंतर कैसे नहीं देख पाते? कुलीन परिवारों में घबराहट होने लगी। परिवार के मुखिया, अब हम क्या करें? बड़े परिवारों के मुखियाओं ने कहा, हमें अपनी कीमतें और भी कम करनी होंगी। कीमतें कम कर दी जाएं तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। अभी मुनाफे के बारे में भूल जाओ, यह अस्तित्व का सवाल है। हमें कीमतें कम करनी चाहिए और उन्हें कुचलने के लिए अपनी मजबूत नींव पर भरोसा करना चाहिए, अन्यथा वे भविष्य में कागज के बाजार पर कब्जा कर लेंगे। परिणामस्वरूप महान कुलीन परिवारों के कागज की कीमतों में 2 वेन की कमी हो गई। लेकिन फिर भी वहाँ शायद ही कोई ग्राहक था। कई विद्वानों के लिए 2 वेन का कोई खास मतलब नहीं था। वे संतुष्ट थे और बेहतर गुणवत्ता वाले जिया पेपर के लिए थोड़ा अतिरिक्त भुगतान करने को तैयार थे। इसलिए महान कुलीन परिवारों से कागज की कीमतें फिर से कम कर दी गईं, इस बार 16 वेन तक। आश्चर्य की बात यह है कि उनका पेपर फिर भी ज़्यादा नहीं बिका। अब तक जिया पेपर ट्रेंडिंग बन चुका था। यदि आप जिया पेपर का उपयोग नहीं करते थे तो आपको लंगड़ा माना जाता था। विद्वानों को भी रुझानों का अनुसरण करना पसंद था और वे दिखावे के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च करने को तैयार रहते थे। इस प्रकार महान कुलीन परिवारों के पास अपनी कीमतें फिर से कम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब कीमत 14 वेन तक गिर गई तो उनकी बिक्री अंततः जिया पेपर के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगी। तारांकन तारांकन तारांकन। फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 154/265। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मितलस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन।
उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 209.1। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 209.1 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 209.1। इस बिंदु पर महान कुलीन परिवारों ने अपने दांत पीस लिए और कीमत घटाकर 12 वेन कर दी। इस प्रकार अंततः बिक्री ज़िया पेपर से अधिक हो गई। ग्रेट ज़िया इंपीरियल पैलेस के अंदर याओ याओ ने उत्साह से कहा, अब हमारा ज़िया पेपर पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया है। क्योंकि यह सस्ता और अच्छा दोनों है, विद्वान हमारे पेपर को खरीदने के लिए उत्सुक हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं। हालांकि कुलीन परिवारों ने बिना लड़े हार नहीं मानी। उन्होंने कई हथकंडे आजमाए, लेकिन हमने उन सभी को पीछे धकेल दिया। अब वे कम कीमत पर बेच रहे हैं, इसे घटाकर 12 वेन प्रति बंडल कर रहे हैं। ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें घाटे में बेच रहे हैं। हा। लिन बेईफान ने अंगूठा दिखाया, बढ़िया। वे जो कागज़ बेच रहे हैं वह पुराने कागज़ बनाने की विधि से बनाया गया है, जिसकी कीमत लगभग 20 वेन है। अब उन्होंने इसकी कीमत 12 वेन तय कर दी है, जिसका मतलब है कि उन्हें बेचे गए हर बंडल पर 8 वेन का नुकसान होगा। ये बहुत बड़ा नुकसान है। याओ याओ ने बार बार सिर हिलाया, बिल्कुल, जितना ज़्यादा वे बेचते हैं उतना ही ज़्यादा वे खोते हैं। क्या आपको लगता है कि हमें अपने फ़ायदे का फ़ायदा उठाना चाहिए और उन्हें रोकने के लिए अपनी कीमतें कम करनी चाहिए? भले ही हम अपनी कीमत 12 वेन तक गिरा दें, फिर भी हम मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन वे नहीं। हा। लिन बेईफान ने अपना हाथ हिलाया, ऐसा न करना ही बेहतर है। क्यों नहीं? याओ याओ हैरान था। क्या तुमने नहीं कहा था कि हमें उन्हें बाजार से बाहर निकाल देना चाहिए? अब कीमत युद्ध के लिए बिल्कुल सही समय है। अगर अभी नहीं तो कब? लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, वे कुलीन परिवार इतनी आसानी से पराजित नहीं होते। उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं और वे सालों तक टिके रह सकते हैं। यह एक लंबा युद्ध है, अस्थायी नुकसान के लिए लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपनी कीमतें कम कर दें तो भले ही उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़े, लेकिन उनकी कमाई भी कम होगी, जो कि अनावश्यक है। और सच कहूँ तो उन विद्वानों ने शायद अब तक अपना सारा पैसा कागज़ पर खर्च कर दिया है, इसलिए अगर आप कीमत कम भी कर दें तो भी आप ज़्यादा नहीं बेच पाएंगे। याओ याओ ने बार बार सिर हिलाया और विनम्रतापूर्वक सलाह मांगी, आपकी बात बहुत सही है, तो हमें क्या करना चाहिए? लिन बेईफान ने कहा, अब सबसे अच्छी रणनीति उनके पेपर खरीदने का अवसर लेना है। याओ याओ दंग रह गया, क्या इससे उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे? लिन बेईफान ने चिढ़कर कहा, क्या तुम मूर्ख हो? इससे उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे, ये तो स्टॉक करना है। इतने कम दाम पर कागज़ मिलना दुर्लभ है, इसलिए हमें इसे थोक में खरीदना चाहिए और स्टॉक करना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आखिरकार ये कागज़ दशकों तक संग्रहित होने पर भी खराब नहीं होगा और इसकी कीमत हमेशा इतनी कम नहीं रह सकती। जब कीमतें अंततः बढ़ेंगी तो हम धीरे धीरे अपना स्टॉक बेच सकते हैं, और क्या तब हम फिर से मुनाफा नहीं कमाएंगे? याओ याओ ने लिन बेईफान को सम्मान के एक नए स्तर के साथ देखा। देखो, इसे कहते हैं दूरदृष्टि। जबकि वह अभी भी कल के तात्कालिक लाभ और हानि की योजना बना रही थी, वह दशकों आगे की सोच रहा था। तुम सही हो, चलो इसे करते हैं। याओ याओ ने निर्णायक रूप से सहमति व्यक्त की। लिन बेईफान ने चेतावनी देते हुए कहा, चुपके से खरीदारी करें ताकि उन्हें पता न चले। समझ गया, मैं समझ गया। याओ याओ चालाकी से हंसा, जैसे कोई लोमड़ी अपनी योजना में सफल हो गई हो। एक बार जब हमारे पास पर्याप्त भंडार हो जाएगा तो हम ज़िया पेपर की कीमत बढ़ा देंगे। क्यों? याओ याओ फिर से उलझन में थी। लिन बेईफान ने समझाया, बेशक, स्टॉक को बेचने में सुविधा के लिए। जरा सोचिए, अगर कागज़ की कीमत इतनी कम है तो कुलीन परिवार अपनी रणनीति बदलने से पहले लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। एक बार जब हम ज़िया पेपर की कीमत बढ़ा देंगे तो वे निश्चित रूप से अपने घाटे को कम करने के लिए अपनी कीमतें बढ़ाने का अवसर लेंगे। उदाहरण के लिए, अगर हम इसे 30 वेन तक बढ़ाते हैं तो वे निश्चित रूप से अपना मूल्य 20 वेन तक बढ़ा देंगे। उस समय अगर हम उनसे खरीदा गया पेपर 18 वेन में बेचते हैं तो क्या हम लाभ नहीं कमाएंगे? याओ याओ आश्चर्य से हौंफने लगा। लिन बेईफान को देखकर उसके प्रति उसका सम्मान एक बार फिर बढ़ गया। प्रशंसा, विस्मय प्रेरक। कुलीन परिवारों की तुलना में वह जानती थी कि वह उच्च स्थान पर है, लेकिन उसने सोचा कि वह दूसरी मंजिल पर काम कर रहा है। वह वास्तव में समताप मंडल में था। याओ याओ ने प्रशंसा में अपना सिर हिलाया, तुम व्यापार करने में बहुत अच्छे हो। अगर तुम व्यापार में नहीं गए तो यह वाणिज्य जगत के लिए नुकसानदेह होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। बिल्कुल, लिन बेईफान ने गर्व से कहा, यदि स्वर्ग ने मुझे नहीं बनाया होता, लिन बेईफान, तो वाणिज्य की दुनिया हमेशा के लिए अंधकार में होती। लिन बेईफान की सलाह प्राप्त करने के बाद याओ याओ तुरंत वापस चली गई और उत्साहपूर्वक योजना को अमल में ला दिया। उसने अपने दानव संप्रदाय के लोगों को विद्वानों का वेश धारण करवाकर कुलीन परिवारों की दुकानों पर जाकर थोक में कागज़ खरीदने के लिए कहा। परिणामस्वरूप महान कुलीन परिवार ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि उनका अखबार असाधारण रूप से अच्छी बिक्री कर रहा था। अक्सर ऐसा होता था कि जैसे ही इसे दुकानों में रखा जाता था, ये तुरंत बिक जाता था।
इसकी तुलना में दानव संप्रदाय की दुकानें बहुत शांत हो गई थीं। महान डी राजवंश में लिन निवास पर प्रबंधक उत्साह से दौड़कर आया। मालिक, बहुत अच्छी खबर है, बहुत बढ़िया खबर है। हमारे अखबार की बिक्री बहुत तेजी से बढ़ रही है, वे अलमारियों में आते ही बिक जाते हैं, सड़क के उस पार की दुकान पर सब कुछ छा जाता है। लिन युवानडोंग का चेहरा काला पड़ गया और उसने डांटते हुए कहा, बहुत अच्छी खबर है मेरे पैर। हम अभी घाटे में बेच रहे हैं, जितना अधिक हम बेचते हैं उतना ही अधिक हम खोते हैं। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं मालिक, ये नौकर अपनी गलती जानता है। प्रबंधक ने धीमी आवाज में माफी मांगी। सड़क के उस पार की दुकान पर क्या प्रतिक्रिया है? लिन युवानडोंग ने अधिकारपूर्वक अपनी आस्तीन हिलाते हुए पूछा। मास्टर, उनकी ओर से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं आई है, उनकी कीमत अभी भी 20 वेन प्रति बंडल है। ऐसा लगता है कि वे काफी शांत हैं, उनसे निपटना आसान नहीं है। लिन युवानडोंग ने शांत भाव से कहा, उस स्थिति में आपके वापस जाने के बाद हमारे लोगों से आपूर्ति सीमित करने को कहें या कागज को अन्य स्टेशनरी के साथ बेचने के लिए बंडल कर दें। गुरुजी, क्या आप सोच रहे हैं? एड्स बाय पब फ्यूचर। बेशक, इसका उद्देश्य हमारा घाटा कम करना है। लिन युवानडोंग ने पीड़ा भरे भाव से कहा, हम जितनी तेजी से बेचेंगे उतनी ही तेजी से और अधिक नुकसान होगा। हमें उन्हें थका देने के लिए युद्ध रेखा को आगे बढ़ाना होगा। गुरुजी, मैं समझ गया कि क्या करना है। प्रबंधक के वापस आने के बाद उसने तुरंत एक रणनीति बनाई जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति केवल 2 बंडल ही खरीद सकेगा। यदि वे अन्य वस्तुएं खरीदते हैं तो स्थिति के आधार पर कुछ छूट दी जाएगी, कागज आधी कीमत पर या मुफ्त भी दिया जाएगा। हालांकि इससे याओ याओ और अन्य लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। दानव संप्रदाय में बहुत से लोग थे और उनसे भी अधिक लोग भेष बदलने में कुशल थे। इस प्रकार उन्होंने स्टॉक करना जारी रखा और हर बार सब कुछ साफ सुथरा खरीदा। इसी तरह आधा महीना बीत गया। महान डी राजवंश में लिन निवास पर लिन युवानडोंग ने पूछा, स्थिति कैसी है? क्या सड़क के उस पार की दुकान अभी भी चल सकती है? मास्टर को रिपोर्ट करते हुए उन्होंने बताया कि सड़क के उस पार की दुकान में अभी भी कोई खास गतिविधि नहीं है। कीमत अभी भी 20 वेन प्रति बंडल है, लेकिन उनकी दुकान सुनसान है। अब शायद ही कोई वहां कागज खरीदने जाता हो। लिन युवानडोंग ने भौहें सिकोड़ लीं, परिणाम उतना अच्छा नहीं था जितना उसने उम्मीद की थी। उनकी कल्पना में प्रतिद्वंद्वी को टिके रहने में असमर्थ होना चाहिए था और फिर अपनी कीमतें कम करने का सहारा लेना चाहिए था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितना कम करते हैं, भले ही यह सिर्फ एक वेन से ही क्यों न हो। यह संकेत देगा कि उनकी रणनीति प्रभावी थी और उन्हें लाभ प्राप्त हुआ था। लेकिन अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तारांकन तारांकन तारांकन। फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 155/265। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 209.2। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 209.2 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 209.2। दानव संप्रदाय से निपटना वास्तव में आसान नहीं है। लिन युवानडोंग ने हाथ हिलाकर घोषणा की, इसी दृष्टिकोण को जारी रखो, अंत में जीत निश्चित रूप से हमारी होगी। लेकिन गुरुजी, अब हम और अधिक देर तक नहीं रुक सकते। बकवास, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हम कैसे नहीं रुक सकते? मालिक, हमारे पास पैसा तो है, लेकिन स्टॉक खत्म हो रहा है। प्रबंधक ने परेशान भाव से कहा, हमारा पेपर स्टॉक में आते ही बिक जाता है और हम मांग को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास लगभग स्टॉक ही नहीं बचा है। पेपर बेचना जारी रखने के लिए हमें शायद 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा। लिन युवानडोंग की अभिव्यक्ति भी खट्टी हो गई। कागज बनाने में समय लगता है, आमतौर पर 100 दिन, 3 महीने से थोड़ा अधिक। उनका उत्पादन और भंडारण नियमित बिक्री मात्रा पर आधारित था। चूंकि बिक्री बहुत स्थिर थी, इसलिए उन्होंने अधिकतम 2 महीने की आपूर्ति ही रखी। लेकिन हाल ही में उन्हें इतनी तेज बिक्री की उम्मीद नहीं थी, जिससे उनका स्टॉक पूरी तरह से खाली हो गया था और कागज बेचना जारी रखने के लिए उन्हें 2 महीने और इंतजार करना होगा। मास्टर, क्या हमें बिक्री को अस्थायी रूप से निलंबित करने पर विचार करना चाहिए? हम रुक नहीं सकते, लिन युवानडोंग ने अंतिम रूप से घोषणा की। अगर हम अभी आपूर्ति बंद कर देते हैं तो हमारे पिछले सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। हमें रुकना चाहिए, मात्रा को फिर से सीमित करें और 2 और महीनों तक चलने की कोशिश करें। हाँ मास्टर। इस प्रकार कुलीन परिवार की दुकान ने एक बार फिर सीमा लागू कर दी, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक बंडल खरीदने की आवश्यकता थी। एक बंडल में कितना है? मात्र 20 शीट कागज, लागत मात्र 12 वेन। परिणामस्वरूप पेपर खरीदने आए विद्वान असंतुष्ट थे। प्रति व्यक्ति केवल एक बंडल, इतना कम। क्या मैं ऐसा दिखता हूं कि मैं भुगतान करने में असमर्थ हूं? क्या आप थोड़ा और नहीं बेच सकते? कागज की 20 शीटें कुछ ही समय में खत्म हो जाएंगी। इतना कंजूस मत बनो, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसको नीचा दिखा रहे हो?
हम विद्वान हैं, भिखारी नहीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। फिर भी कुलीन परिवार की दुकान नहीं हिली, चाहे विद्वानों ने कुछ भी कहा हो। चलो सड़क के उस पार की दुकान से खरीदारी करने चलें। हालांकि यह थोड़ा महंगा है, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितना चाहें उतना खरीद सकते हैं। ठीक है, चलो दूसरी तरफ चलते हैं। हम ये बकवास बर्दाश्त नहीं करेंगे। दानव संप्रदाय का व्यवसाय वास्तव में थोड़ा बेहतर हो गया। बस उसी समय दानव संप्रदाय ने लगभग पर्याप्त स्टॉक जमा कर लिया था और याओ के निर्देशन में उनके कागज की कीमत 40 वेन तक बढ़ गई। इससे विद्वानों में भारी असंतोष पैदा हो गया। क्या हो रहा है, अचानक कीमत 40 वेन तक बढ़ा दी गई है। जैसे ही बाजार खुलता है आप कीमत बढ़ा देते हैं। आपका लालच बहुत भयानक है। सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि मैं भविष्य में तुम्हारा अखबार खरीद लूं। लेकिन विद्वानों ने चाहे जितनी भी शिकायत की, राक्षस संप्रदाय अपनी मर्जी से काम करता रहा, चाहे ले लो या छोड़ दो। महान डी राजवंश में लिन निवास पर एक खुशी की घटना, एक बहुत ही खुशी की घटना। प्रबंधक उत्साहित होकर वापस भागा। लिन युवानडोंग ने पूछा, कौन सी खुशी की घटना? प्रबंधक ने ऊंची आवाज में घोषणा की, मास्टर, सड़क के उस पार की दुकान आखिरकार टिक नहीं सकी और उसने कागज के दाम 20 वेन बढ़ाकर 2 गुने कर दिए। लिन युवानडोंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, उन्होंने कीमतें कम नहीं की, बल्कि बढ़ा दी हैं, इसमें कुछ गड़बड़ है। उसने बहुत सोचा, लेकिन तुरंत कारण समझ नहीं सका। मास्टर जी, चूंकि उनकी दुकान ने कीमतें बढ़ा दी हैं, तो क्या आपको लगता है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए? लिन युवानडोंग ने सिर हिलाया, ठीक है। चूंकि दूसरे पक्ष ने अपनी कीमतें बढ़ा दी हैं, तो हम भी अपनी कीमतें बढ़ा देंगे। कागज के एक बंडल के लिए 12 वेन। वे अब और इसे सहन नहीं कर सकते थे। नुकसान बहुत बड़ा था। गुरुजी, कितना? बस इसे 25 वेन तक बढ़ा दीजिए। कम से कम हम 5 वेन का लाभ कमा सकते हैं। समझ गया गुरुजी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, और इसलिए कुलीन परिवार की दुकान पर कीमतें भी तदनुसार बढ़ा दी गईं। यद्यपि मूल कीमतें उतनी अधिक नहीं थीं, फिर भी ये पहले से बेहतर थी और वे कुछ पैसे कमा सकते थे। और इस प्रकार यह शापों का एक समूह लेकर आया। उसी समय एक विद्वान बड़बड़ाते हुए और मन ही मन कोसते हुए कुलीन परिवार की दुकान से बाहर निकला। उधर महंगाई बढ़ती है, इधर महंगाई बढ़ती है। व्यापारियों के असली चेहरे एक जैसे हैं, दिल काले हैं, बस पैसा कमाना जानते हैं। एक धूर्त व्यक्ति ने उसे देखा और उसके पास आकर फुसफुसाते हुए कहा, युवा मालिक, क्या आप कागज खरीदना चाहते हैं? बेशक मैं हूं, लेकिन मैं बहुत देर से आया, हर जगह कीमतें बढ़ गई हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही और खरीद लेता। विद्वान ने गहरा खेद व्यक्त किया। धूर्त सा दिखने वाला व्यक्ति धीमी आवाज में बोला, मेरे पास कागज है और मैं इसे तुम्हें सस्ते दामों में बेच सकता हूं। विद्वान की दिलचस्पी जागृत हुई और उसने धीरे से पूछा, आपके पास कितना है और यह कितना सस्ता हो सकता है? मेरे पास बहुत सारे कागज हैं। जहां तक कीमत की बात है तो दूसरे आदमी ने 2 उंगलियों से इशारा किया, 20 वेन प्रति बंडल। विद्वान को लालच आया, पहले मैं देख लूं। मेरे पीछे आओ। थोड़ी देर बाद वे एक सुनसान प्रांगण में पहुंचे। चालाक आदमी ने एक कमरा खोला और कहा, देखो, यह मेरा अखबार है, तुम्हें कितना चाहिए? कमरे को कागजों से भरा देखकर विद्वान का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या आप इसे थोड़ा सस्ता कर सकते हैं? मैं थोक में खरीद रहा हूं। यदि आप 10 से अधिक बंडल खरीदते हैं तो मैं आपको 10% की छूट दे सकता हूं, जिसका मतलब है कि प्रति बंडल 18 वेन। यह एक दुर्लभ अवसर है। एक बार जब आप इस अवसर को चूक जाते हैं तो ऐसा दूसरा मौका नहीं मिलेगा। विद्वान ने हिम्मत जुटाई, मैं 100 बंडल लूंगा। ठीक उसी तरह दानव संप्रदाय ने पहले ही गुप्त रूप से अपना स्टॉक स्थानांतरित करना शुरू कर दिया था। लागत मूल्य 12 वेन था और विक्रय मूल्य 20 से 18 वेन के बीच था, अर्थात 50% से अधिक का लाभ। एक और अवसर चूक जाने के डर से कई विद्वान अपनी खरीदारी में काफी उदार थे। एक बार में दर्जनों या यहां तक कि सैकड़ों बंडल खरीद लेते थे और पैसा जल्दी ही वसूल हो जाता था। दूसरी ओर कुलीन परिवार उलझन में थे। उनके कागज की कीमतें पहले से ही बहुत कम थीं, कम से कम दानव संप्रदायों की तुलना में सस्ती, लेकिन फिर भी वे इसे बेच नहीं सके। वे इंतजार करते रहे और धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जांच के बाद अंततः उन्हें सच्चाई का पता चल गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। पता चला कि कोई व्यक्ति गुप्त रूप से उनसे कम कीमत पर कागज बेच रहा था। गहन जांच करने पर पता चला कि जो कागज बेचा जा रहा था वह वास्तव में उनके अपने कुलीन परिवार का था। लिन युवानडोंग गुस्से में था, ये स्पष्ट रूप से अटकलों के लिए जमाखोरी है। लानत है, किसी ने हमारे कुलीन परिवार का फायदा उठाने की हिम्मत की है। तुरंत किसी को भेजकर उन पर छापा मारो। हाँ मालिक। बटलर तुरंत गुंडों के एक समूह को वहां ले गया। लेकिन कुछ ही देर में वे अस्त व्यस्त होकर लौट आए। उनके हाथ पैर गायब थे और वे जमीन पर पड़े पड़े रो रहे थे। बटलर ने चोटिल और सूजे हुए चेहरे के साथ कहा, मास्टर, हम उन पर छापा नहीं मार सके, वे दानव संप्रदाय के लोग हैं। लिन युवानडोंग, भाड़ में जाओ। इस क्षण उसे अंततः पूरी कहानी समझ में आ गई। सट्टे के लिए जमाखोरी करने वाले लोग दानव संप्रदाय के लोग थे। वे चुपचाप सामान जमा करते रहे और जब उनके पास पर्याप्त सामान जमा हो गया तो उन्होंने जानबूझकर कीमतें बढ़ा दीं।
परिणामस्वरूप उनके कुलीन परिवार ने भी अपनी कीमतें बढ़ा दीं। ऐसा करने से वे अपने स्टॉक को बेचने का अवसर पा सकेंगे। यह एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया थी। शुरू से लेकर अंत तक उनका कुलीन परिवार नुकसान में रहा, जबकि दानव संप्रदाय ने खूब उत्पात मचाया। कौन जानता है, हो सकता है कि अभी दानव संप्रदाय उन पर हंस रहा हो। लिन युवानडन का पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। ये क्षति सचमुच बहुत बड़ी थी। पूरी बात समझकर बटलर ने रुआं से चेहरे से कहा, मालिक, अब हम क्या करें? क्या हमें कीमतें कम कर देनी चाहिए? कोई ज़रूरत नहीं। भले ही हम अपनी कीमतें कम कर दें, लेकिन हमारी सीमित आपूर्ति उनसे मुकाबला नहीं कर सकती। अभी के लिए बस इसे याद रखें और बाद में अपना बदला लेने की योजना बनाएं। लिन युवानडोंग ने गुस्से में कहा। हाँ मास्टर। और यह स्थिति विभिन्न देशों में सामने आ रही थी। राक्षसों ने कुलीन परिवारों के कागज़ों को कम कीमत पर खरीद लिया था, और फिर जब कुलीन परिवारों के पास आपूर्ति कम हो गई तो उन्होंने गुप्त रूप से अपना स्टॉक बेच दिया, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। यदि कुलीन परिवारों को पता चल भी जाए तो वे चुप रहने और इसे स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तभी लिन बेईफान के सावधानीपूर्वक तैयार किए गए दुखद उपन्यास द बटरफ्लाई लवर्स और द व्हाइट हेयर्ड गर्ल अंततः बाजार में आ गए। तारांकन 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 फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 156/265। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मितलिस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 210.1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 210.1 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 210.1। इस समय ज़िया पेपर बेचने का रास्ता पहले ही खुल चुका था। यद्यपि उत्पाद को आगे बढ़ाने कुलीन परिवार के कागज़ को बेचने के लिए कीमतें ऊंची रखी गई थीं, फिर भी ऐसे विद्वान थे जो समय समय पर घूमने के लिए आते थे ताकि ज़िया पेपर पर सौदा मिल सके। उनमें से लियू शानहाई नामक एक विद्वान अक्सर ऐसा करता था। वह एक साधारण परिवार से था जिसकी 2 पीढ़ियां मुश्किल दौर से गुजर रही थीं। कुछ एकड़ अच्छी खेती की ज़मीन और सुलेख और पेंटिंग बेचने से होने वाली कुछ आय के साथ उसका जीवन स्तर उच्च तो नहीं था, लेकिन पर्याप्त था। इस तरह के विद्वान के लिए कागज़ की खपत बहुत अधिक थी, इसलिए उसे जहां भी संभव हो कागज़ बचाने की ज़रूरत थी। इस समय उन्होंने काउंटर पर कुछ नई पुस्तिकाएं देखीं। वे कागज़ के ठीक बगल में रखे गए थे, बहुत ही आकर्षक। ये क्या हैं? दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वो कहानियां हैं जो हमने हाल ही में लॉन्च की हैं। इनमें कई मार्मिक कहानियां हैं। उदाहरण के लिए, ये किताब द बटरफ्लाई लवर्स एक निराश्रित विद्वान और एक कुलीन परिवार की बेटी के प्यार में पड़ने की मार्मिक कहानी कहती है। और यह किताब द व्हाइट हेयर्ड गर्ल निम्न वर्ग की एक लड़की के दुखद जीवन के बारे में है। दुकानदार ने प्रत्येक कहानी की किताब का परिचय इस तरह दिया मानो वह खजानों की सूची बना रहा हो। सुनने के बाद लियू शानहाई को विशेष रूप से द बटरफ्लाई लवर्स में रुचि हो गई। दुकानदार, क्या मैं देख सकता हूँ? बिल्कुल, मैं द बटरफ्लाई लवर्स ले लूँगा। कृपया आगे जाएं। लियू शानहाई ने इसे खोला और कुछ ही पन्नों में वह इसके मुरीद हो गए। यद्यपि वह निम्न वर्ग में पैदा हुआ था, फिर भी उसे लगा कि पुरुष नायक लियांग शाम्बो अपने भाग्य से हार नहीं मानता। इसके बजाय वह खुद को सुधारने, कड़ी मेहनत करने और शैक्षणिक और आधिकारिक सम्मान के लिए प्रयास करने के लिए दृढ़ संकल्प था। इसके अलावा वह सुंदर और आकर्षक, खुशमिजाज और करिश्माई, धार्मिकता से भरा और दूसरों के प्रति विनम्र था। क्या यह उसके बारे में नहीं है? वह भी निम्न वर्ग से था और उसने अपने भाग्य से हार नहीं मानी थी। इसके बजाय वह खुद को बेहतर बनाने के लिए दृढ़ संकल्प था, शैक्षणिक और आधिकारिक सम्मान हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। और वह सुंदर और आकर्षक, खुशनुमा और करिश्माई, धार्मिकता से भरा हुआ था। उस क्षण उसे ऐसा लगा जैसे वह कहानी में पहुंच गया हो, मानो वह लियांग शानबो था और लियांग शानबो वह था। फिर महिला नायक जू यंगताई थी। वह न केवल बेहद खूबसूरत थी, बल्कि वह पढ़ी लिखी और समझदार भी थी। वह एक प्रतिष्ठित परिवार की महिला थी। वह सचमुच हर अद्भुत चीज़ का साकार रूप थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह अपने भविष्य के लिए जिस पत्नी की कल्पना करता है, वह बिल्कुल ऐसी ही है। वह खुद को ये कहने से रोक नहीं सका, क्या शानदार लेखन है, क्या शानदार कहानी है। वह पहले से ही कहानी का बाकी हिस्सा पढ़ने के लिए उत्सुक था, ये देखने के लिए कि कहानी कैसे सामने आएगी, पात्र कैसे मिलेंगे और एक दूसरे को कैसे जानेंगे, वे कैसे शादी करेंगे और कैसे उनके बच्चे होंगे। हे, चूंकि युवा मालिक को ये पसंद है तो क्यों न इसकी एक प्रति खरीदकर घर ले जाया जाए। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा। कितना? लियू शानहाई ने पूछा। ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है, सिर्फ 200 वेन। दुकानदार ने 2 उंगलियां उठाईं। लियू शानहाई ने पुस्तिका को अपने हाथ में लेकर तौला और पाया कि यह ज़िया पेपर पर छपी हुई लगभग 80 या 90 पृष्ठों की थी। यदि पिछली दरों के अनुसार मूल्य लगाया जाए तो केवल कागज़ की कीमत ही 80 या 90 वेन के आसपास होगी।
मुद्रण और अन्य खर्चों को जोड़कर इसे 200 वेन में बेचना वास्तव में सस्ता था। ठीक है, ये युवा मास्टर घर ले जाने के लिए एक प्रति खरीदेगा। लियू शानहाई ने तुरंत भुगतान कर दिया। द बटरफ्लाई लवर्स नामक पुस्तक घर ले गए और उसे पढ़ना शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सके। ये पढ़कर आश्चर्य होता है कि किस प्रकार लियांग शानबो अपने सेवकों को अध्ययन के लिए ले जाता था। रास्ते में उसे अनेक मोड़ों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि लुटेरों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वह बहादुर और अडिग था तथा अपनी बुद्धि और चातुर्य से हमेशा समस्याओं का समाधान करने में सक्षम था। लियू शानहाई को भी उत्साह का अनुभव हुआ। बहुत बढ़िया, संतोषजनक। लियांग शानबो को वास्तव में ऐसा होना चाहिए। वह ये कल्पना करने से खुद को नहीं रोक पाया कि अगर वह पढ़ाई करने के लिए बाहर गया तो कैसा होगा। क्या वह लियांग शानबो जैसा होगा, अपनी बुद्धि से सभी कठिनाइयों का समाधान? बेशक, और मुझे यकीन है कि मैं उससे भी बेहतर प्रदर्शन करूंगा। उसने स्वयं को इसकी पुष्टि की और सम्मोहित करके इस पर विश्वास कर लिया। लियू शानहाई ने पढ़ना जारी रखा। जब लियांग शानबो अकादमी पहुंचने वाला था तो आखिरकार उसकी मुलाकात नायिका जू यंगताई से हुई, जो पढ़ाई करने के लिए अकादमी जा रही थी। हालांकि वह पुरुष के वेश में थी और किसी ने उसे पहचाना नहीं। उनकी मुलाकात को भाग्य का एक मोड़ कहा जा सकता है। फिर वह हिस्सा आया जहां वे अध्ययन करने के लिए अकादमी में दाखिल हुए और उन्हें एक ही प्रांगण में रहने की व्यवस्था की गई, जो केवल एक दीवार से अलग था। इसे क्या कहा जाता था? इसे सहवास कहा जाता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और उस सुंदरता के साथ सहवास करने पर उसमें डूबने की भावना अविश्वसनीय रूप से प्रबल थी। लियू शानहाई अपनी खुशी को रोक नहीं सके। वह ऐसी परी जैसी सुंदरी के साथ रहने की कल्पना करने से खुद को रोक नहीं सका। किस प्रकार की रोमांटिक स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं? क्या ये हो सकता है कि दुर्घटनावश हम सीधे हे 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 हे। लियू शानहाई पहले से ही कामुक तरीके से लार टपका रही थी। यदि विद्वान की गरिमा बनाए रखने की आवश्यकता न होती तो वे पहले ही जोर से चिल्ला उठते। लियू शानहाई ने पढ़ना जारी रखा। लियांग शानबो और जू यंगताई के एक ही अकादमी में आने के बाद वे सामान्य रूप से पढ़ाई करने लगे। चूंकि जू यंगताई एक महिला थी, इसलिए उसके दैनिक जीवन में कई असुविधाएं थीं। हालांकि लियांग शानबो सौम्य और विचारशील था, हमेशा जू यंगताई की देखभाल करता था और उसकी चिंताओं और परेशानियों को हल करने में उसकी मदद करता था। उसने कई बार उसे परेशान करने वाले बुरे छात्रों को भगाने में भी उसकी मदद की, जिससे उसका मजबूत, मर्दाना चरित्र सामने आया। धीरे धीरे जू यंगताई ने अपना दिल उसे दे दिया और वह अपने दैनिक जीवन में लियांग शानबो का बहुत ख्याल रखने लगी। अपनी पढ़ाई में उन्होंने एक दूसरे को प्रोत्साहित और समर्थन दिया। वे अक्सर साथ मिलकर कविताएं रचते थे, शराब पीते हुए एक जैसे गीत गाते थे और वसंत का आनंद लेने के लिए सैर पर जाते थे। इन क्षणों के बीच कई अस्पष्ट प्रसंग भी थे। उदाहरण के लिए, नहाना और कपड़े बदलना, एक ही बिस्तर पर सोना और ठंड में गर्मी पाने के लिए एक साथ बैठना। ये सब देखकर लियू शानहाई की उत्तेजना लहर दर लहर बढ़ गई। ये प्रतिस्थापन की घटिया भावना। वह रात भर पढ़ता रहा, सुबह तक बेचैन, सो नहीं सका, उसकी आंखें लाल थीं। उसने सोचा कि दोनों खुश रहेंगे, लेकिन जल्द ही मामला उलझ गया। जब स्नातक की पढ़ाई पूरी करने और अलग होने का समय आया तो जू यंगताई ने एक महिला के रूप में अपनी असली पहचान बताई और दोनों ने जीवन भर साथ रहने का वादा किया। हालांकि जू यंगताई के घर लौटने के बाद उसके पिता ने उसकी सगाई मां परिवार के बेटे मा वेनकाई से कर दी। जब लियांग शानबो शादी का प्रस्ताव रखने गया तो उसे स्वाभाविक रूप से जू परिवार ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह दिवास्वप्न देख रहा था, हंस के मांस का लालच करने वाला एक मेढक एक कुलीन परिवार की बेटी से विवाह करने के योग्य नहीं था। फिर दो महान कुलीन परिवारों ने मिलकर इस प्रेमी जोड़े को अलग कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लियू शानहाई बहुत क्रोधित था। ऐसा क्यों होना चाहिए? वे एक आदर्श जोड़ी हैं, सचमुच स्वर्ग में बनी जोड़ी। वे एक साथ क्यों नहीं हो सकते? क्या यह नहीं कहा गया था कि जो प्रेमी सच्चा प्यार करते हैं वे अंततः जीवनसाथी बन जाते हैं? वे एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, फिर उन्हें अलग क्यों करना है? किस अधिकार से? और जू यंगताई के पिता अपनी ही बेटी की खुशियों को इतनी बेरहमी से नष्ट करने के लिए आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? आप पिता बनने के लायक नहीं हैं। लियू शानहाई आगे पढ़ने के लिए इंतजार नहीं कर सके। लियांग शानबो ने निश्चित रूप से इतनी आसानी से हार नहीं मानी। उनका मानना था कि जू यंगताई उनसे प्यार करती है और अंत में वे दोनों एक साथ होंगे। जू यंगताई भी ऐसा ही महसूस करती थी। उसे लियांग शानबो के प्यार पर विश्वास था और दोनों में से किसी ने भी हार नहीं मानी। लेकिन उन्होंने कुलीन परिवारों की चालाकी को कम करके आंका। प्रेमियों को रोकने के लिए उन्होंने सभी प्रकार के घृणित तरीकों का सहारा लिया। उन्होंने लियांग शानबो से झूठ बोला कि जू यंगताई ने उन्हें छोड़ दिया है। उन्होंने जू यंगताई से झूठ बोला कि लियांग शानबो ने किसी दूसरी अमीर लड़की के साथ संबंध बना लिए हैं और उसे छोड़ दिया है। लेकिन फिर भी वे अपने बीच के सच्चे प्यार को नष्ट नहीं कर सके। इसे और अधिक सहन न कर पाने के कारण मा वेनकई ने कुछ गुंडों को लियांग शानबो की गुप्त रूप से हत्या करने के लिए नियुक्त किया, जिससे उसका शारीरिक सफाया हो गया। अंत में दो महान कुलीन परिवारों के दबाव में जू यंगताई, जिसने लियांग शानबो के लिए व्यर्थ इंतजार किया था, ने राख के समान मृत हृदय के साथ विवाह किया।
जब वह सामूहिक दफन टीले के पास से गुजरी तो उसने लियांग शानबो की कब्र देखी और अंततः सब कुछ समझ गई। फिर अपनी सुंदर शादी की पोशाक पहनकर उसने कब्र के सामने खुद को मौत के घाट उतारने में संकोच नहीं किया। दोनों की आत्माएं तितलियों में बदल गईं, अंततः एक साथ हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गईं, कभी अलग नहीं होंगी। लेकिन इस समय लियू शानहाई पहले से ही आंसू में थी। क्यों? दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं एक साथ क्यों नहीं रह सकते? तुम इतने क्रूर क्यों हो? शुरुआत में ये जितना मीठा होता है बाद में उतना ही कड़वा हो जाता है। शुरुआत में ये जितना सुंदर है बाद में उतना ही क्रूर और निर्दयी भी हो जाता है। यदि उसे मौका मिले तो वह पुस्तक में घुसकर उन सभी लोगों को काट डालना चाहेगा जिन्होंने इस प्रेमी जोड़े को अलग किया था। तारांकन 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 फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 157/265। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 210.2 गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 210.2 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 210.2 जब उसे पता चला कि कुछ और पन्ने बचे हैं तो उसने उन्हें पलटना जारी रखा। हो, यह कोई संगीतमय स्को लगता है। वह सितार बजाना जानता था और उसके घर में एक सितार छिपा हुआ था। उन्होंने तुरंत उसे बाहर निकाला और स्को के अनुसार बजाना शुरू कर दिया। मधुर और शोकपूर्ण धुन धीरे धीरे हवा में भर गई और उसने दो सुंदर तितलियों को एक दूसरे से लिपटे हुए अंतरंग नृत्य करते देखा। खेलते समय वह अचानक फूट फूट कर रोने लगा। शोर सुनकर नौकर लड़का दौड़कर आया और लियू शानहाई के आंसुओं से सने चेहरे को देखकर चौंक गया। युवा स्वामी, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? मुझे मत डराओ। ये कुछ भी नहीं है। मैं तो बस लियू शानहाई की आंखें निराशा से भरी थीं। मैं बस अपने मृत प्रेम का शोक मना रही हूँ। नौकर लड़का, अपने रूप रंग के कारण तुम्हें तो इसका एहसास भी नहीं है। तुम्हें क्या प्यार मिल सकता है? इस बीच कई विद्वानों के घरों में इस तरह की बातें हो रही थीं। जब उन्होंने पुरुष नायक लियांग शानबो को देखा जो सुंदर और आकर्षक, खुशनुमा और करिश्माई और धार्मिकता से भरा हुआ था, तो उन्होंने उसे पूरी तरह से पहचान लिया, मानो वे प्रतिभाशाली हों। जब उन्होंने नायिका झू यंगताई को फूल की तरह सुंदर, पढ़ी लिखी और समझदार तथा नायक के प्रति प्रेम से भरी हुई देखा तो वे एक बार फिर कहानी में डूब गए, मानो झू यंगताई उनकी अपनी अंतरंग प्रेमिका हो। हालांकि जब वे कहानी के नाटकीय मोड़ पर पहुंचे तो उन्होंने उससे भी अपनी पहचान बना ली और फिर वे सामूहिक रूप से खून थूकने लगे। उनके हृदय राख में बदल गए। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन लिन बेइफान वास्तव में ऑनलाइन उपन्यासों की लेखन शैली का उपयोग कर रहे थे। जितनी गहरी पहचान उतनी गहरी चोट। इस प्रकार वे हृदय विदारक पीड़ा से चिल्ला उठे। मेरा प्यार मर गया। यंगताई, मेरी यंगताई मर गई। कितनी दुखद मौत। यंगताई मर चुकी है और उसके साथ मेरा दिल भी मर चुका है। मैं फिर कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा। यंगताई, मैं अगले जन्म में तुम्हारे साथ मिलूंगी। अविवाहित कुत्तों के लिए तो ये ठीक था, लेकिन जो विद्वान पहले से ही विवाहित थे और जिनके बच्चे थे, उनकी पत्नियां उनके कान पकड़कर उन्हें डांटती थीं। बताओ मुझे, ये झू यंगताई कौन है? क्या इस लोमड़ी ने तुम्हें मोहित कर लिया है? चुप रहो, तुम पीले चेहरे वाली औरत। मेरी यंगताई का अपमान मत करो। विद्वान चिल्लाया। TLN पीले चेहरे वाली महिला एक ऐसी महिला का वर्णन करती है जो लंबे समय से विवाहित है। प्राचीन चीन में महिलाएं शीशे वाले सौंदर्य प्रसाधनों का दुरुपयोग करती थीं और अपने बुरे चेहरे को छिपाने के लिए अपने चेहरे को पीला कर लेती थीं। उसकी पत्नी क्रोधित हो गई। तुम निर्दयी आदमी हो। मैंने जीवन भर तुम्हारे कपड़े धोए हैं, तुम्हारे लिए खाना बनाया है, तुम्हें 2 बच्चे दिए हैं और इस परिवार के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। और बाहर किसी औरत के लिए तुम मुझे एक पीली चेहरे वाली औरत कहने की हिम्मत करते हो? मैं तुमसे लड़ूंगी। वह उस पर आक्रमण करने लगी। विद्वान चिल्लाया, मुझे मत मारो। मेरे पास बाहर कोई दूसरी औरत नहीं है। ये सब एक गलतफहमी है। मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा, फिर बात करूंगा। तुरंत ही सर्वत्र अराजकता फैल गई। परिणामस्वरूप द बटरफ्लाई लवर्स नामक पुस्तक विद्वानों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गई। वे अक्सर अपने मृत प्रेमियों की याद में बटरफ्लाई लवर्स गीत बजाने के लिए एकत्र होते थे और साथ ही माँ वेंकाई और कुलीन परिवारों को कोसते थे। यदि वे लोग हस्तक्षेप न करते और जोड़ी को न तोड़ते तो ये प्रेमी जोड़ा नहीं मरता। उनका प्रेम भी नष्ट नहीं होता। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन सभी कुलीन परिवार मरने के लायक हैं। अगर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो लियांग शानबो की मौत कैसे होती? झू यंगताई की मौत कैसे होती? मेरी यंगताई, ओह, तुम्हारी मृत्यु कितनी दुखद थी। संयोगवश कुलीन परिवारों में एक माँ परिवार भी था। इससे भी अधिक संयोगवश माँ परिवार में माँ वेंकई नाम का एक होनहार युवक था। एक दिन माँ वेंकई सड़कों पर टहल रही थीं।
परिणामस्वरूप कई राहगीरों ने उस पर कीचड़ फेंका, जिससे वह सिर से पैर तक गंदा हो गया। माँ वेंकाई क्रोधित हो गईं, तुम क्या कर रहे हो? ये किस लिए है? मैंने तुम में से किसी को भी उकसाया या अपमानित नहीं किया है। तुम्हें पता है तुमने क्या किया? विद्वानों के समूह ने माँ वेंकाई को खून भरी आंखों से घूरा, मानो उसने उनके माता पिता को मार डाला हो। माँ वेंकाई हैरान थी, मैंने क्या किया? तुमने ये किया और अब तुम इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर रहे हो। ये तुम ही थे जिसने प्रेमी जोड़े को तोड़ दिया, जिससे लियांग शानबो और झू यंगताई की मौत हो गई। तुम्हारे बिना वे निश्चित रूप से अभी एक साथ खुशी से रह रहे होते। मेरे यंगताई, और तुम कितने दुखद तरीके से मर गए। माँ वेंकई अभी भी उलझन में थी। लियांग शानबो और झू यंगताई कौन हैं? उनके जीवन या मृत्यु का मुझसे क्या लेना देना है? विद्वान क्रोध से कांप उठे। माँ वेंकाई, तुम वाकई चालाक और धोखेबाज हो। अब भी तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे। तुम सभी विद्वानों के लिए कलंक हो। मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। मारो इसे, ऐसा आदमी जीने लायक नहीं है। मैं लियांग शानबो और झू यंगताई का बदला लूंगा। सभी ने जमीन से कीचड़ उठाया और उस पर फेंका। कुछ लोगों ने तो ईंटें उठाकर उसके सिर पर फेंकी। तुम कमीनों, मैं ये दुश्मनी याद रखूंगा, बस तुम इंतजार करो। गंदे हालत में और सिर से खून बहता देख माँ वेंकई घर वापस भागी और फिर लोगों को घटना का कारण पता लगाने के लिए भेजा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सच्चाई जानने के बाद सदमे में उसके मुंह से खून निकल आया। कहानी की किताब में माँ वेंकाई का मुझसे क्या लेना देना है? अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो उस माँ वेंकाई को खोजो। मुझे परेशान करने से क्या फ़ायदा? माँ वेंकाई जितना अधिक इसके बारे में सोचते उतना ही अधिक उन्हें लगता कि उनके साथ अन्याय हुआ है। यद्यपि उन्हें संत नहीं माना जा सकता, लेकिन उन्होंने हमेशा दूसरों के प्रति दयालु रहने की कोशिश की और कभी किसी को कुछ करने के लिए मजबूर नहीं किया। लेकिन अब ऐसी अन्यायपूर्ण विपत्ति सहना तो बहुत ही अनुचित था। इस कहानी की किताब की हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह बदनाम करने की? मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने तुरंत अपने परिवार के नौकरों और सुरक्षाकर्मियों के एक समूह को साथ लेकर उस दुकान पर पहुंचे जो किताब बेच रही थी और बिक्री बंद करने की मांग की। परिणामस्वरूप वे चोटों से भरे सिर के साथ घर लौट आए। अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने में असमर्थ, उसका क्रोध और शिकायतें खून में बदल गईं, जिसे उसने फिर से उगल दिया। बहुत अनुचित। बटरफ्लाई लवर्स मुख्य रूप से विद्वानों के बीच लोकप्रिय है। हालांकि आम लोगों के बीच सफ़ेद बालों वाली लड़की लोकप्रिय कहानी है। एक कहानीकार, ऐसा व्यक्ति जो श्रोताओं को मौखिक रूप से कहानियां सुनाता है, को लगा कि यह कहानी असाधारण रूप से अच्छी तरह से कही गई है, इसलिए उसने इसे खरीद लिया और कई सत्रों में इसकी व्याख्या की। नीचे सुनने वाले सभी श्रोता गरीब आम लोग थे। आम लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, क्योंकि यह कहानी उनकी वास्तविक जिंदगी के बहुत करीब थी। कहानी का मुख्य पात्र जिया उनके अपने परिवेश का ही कोई व्यक्ति लगता था, शायद उनकी अपनी बेटी या उनकी बहन या शायद पड़ोस का बच्चा। तल्लीनता की भावना अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। जिया के जीवन को देखते हुए उनकी भावनाएं उथल पुथल हो गईं। तारांकन 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 फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 158/265 हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मितलिस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।